वेरी 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 गुड इवनिंग। वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए सर स्टार्ट करा जाए। आज एकदम न्यू चैप्टर, लास्ट क्लास में या अब तक हमने बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया था, जिसके अंदर हमने इनकम टैक्स के कुछ वर्ड सीखे, जैसे कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस साल टैक्स कैलकुलेट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस साल इनकम अर्न करते हैं। और जैसे एसएससी कौन होता है, हु लाइबल टू पे टैक्स, जो सरकार को टैक्स देने के लिए लाइबल है, उसको क्या बोलते हैं, एसएससी। पर्सन देखा था, पर्सन में कितने पर्सन थे, 7 पर्सन में मैंने डिवाइड किया था। नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 एचयूएफ, नंबर 3 कंपनी, नंबर 4 पार्टनरशिप, नंबर 5 एओपी बीओआई, नंबर 6 लोकल अथॉरिटी, नंबर 7 आपका आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसके बाद टैक्स रेट देखा हमने। टैक्स रेट कौन सा था भैया, टैक्स रेट दो तरीके के थे, ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम। ओल्ड रिजिम के अंदर एज वाइज कैटेगराइज कर रखा था, 60 साल तक का अलग रेट था, 60 से 80 का अलग और 80 से ऊपर अलग। और न्यू रिजिम में कोई एज वाइज कैटेगराइज नहीं था, सिंपली था। न्यू रिजिम के अंदर आपको मैक्सिमम डिडक्शन 87A का रिबेट कितना मिलता था, आपको 25,000 का। और ओल्ड रिजिम में आपको मैक्सिमम डिबेट कितना मिलता था, रिबेट, जो कि मिलता था 12,700, यानी 5 लाख रुपए तक ओल्ड रिजिम में आपको टैक्स नहीं देना था, और न्यू रिजिम में 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना था, जो कि ये कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आया था और इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी कर लिए। उसके बाद हमने सरचार्ज देखा भैया, 50 लाख से ऊपर कमाओगे 1 करोड़ तक तो 10%, 1 करोड़ से ऊपर आपका 15%, फिर कंटिन्यू 15% जाएगा, लेकिन कई जगह पे हमारा 25% और 37% भी हो गया था। यहां तक हमने टॉपिक कर लिया है। आज हम बढ़ेंगे और आज हम न्यू टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस। है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले रेजिडेंशियल का मतलब क्या होता है। अगर हम रेजिडेंशियल की बात करें, स्टेटस मतलब भाई जो पर्सन है उस पर्सन का रेजिडेंशियल क्या है। अब रेजिडेंशियल मतलब दो चीजें हैं, या तो आप इंडियन हो या आप इंडियन नहीं हो फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। अब देखना, समझते हैं हम। अगर मैं रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करूं, अगर मैं रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करूं, तो इसका मतलब बहुत सिंपल वर्ड में मैं बताऊं, एकदम सिंपल वर्ड में, कि आप भाई इंडिया में टैक्स दोगे या नहीं। सॉरी, आप इंडिया में टैक्स पेड करोगे या नहीं करोगे। इसके लिए हम आपका स्टेटस पता करेंगे, इसके लिए हम चेक करेंगे कि आप इंडियन हो या नहीं, इंडियन हो या फिर नहीं। अब देखो यहां पे दो चीजें हैं, एक होता है सिटीजनशिप। आपको पता है कि आप इंडियन हो तभी माने जाओगे जब आप इंडिया के अंदर बॉर्न हुए हो या आपके पूरे फैमिली इंडिया में रहते हैं, सिटीजनशिप। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, बड़ा मुद्दा बना हुआ था कि भाई बांग्लादेश के लोग यहाँ पे आके बस गए हैं तो वो इंडियन नहीं है, तो उसको निकाल के बाहर करो। तो वो लड़ाई पता है किस चीज की चल रही है, सिटीजनशिप की। और हमारी जो स्टडी है वो सिटीजनशिप की तो है ही नहीं। सरकार कहती है कि हम चेक करेंगे आपका रेजिडेंशियल स्टेटस। तो सिटीजनशिप का मतलब होता है कि वो पर्सन गवर्नमेंट के नजरों में, इनकम टैक्स के नजरों में नहीं, गवर्नमेंट के नजरों में इंडियन है या फिर फॉरेनर है। इंडिया के बाहर का जो होगा वो क्या होगा, फॉरेनर। और लेकिन इनकम टैक्स वाले बोलते हैं सरकार तुम्हारी मर्जी अलग और हम अपने हिसाब से, हम तो अपना मुनाफा देखेंगे। तो मुनाफा देखने का मतलब है लीगल कॉन्सेप्ट एंड रेजिडेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कह सकते हो। सरकार कहती है हम रेजिडेंशियल स्टेटस जब देखेंगे ना, तो हम आपका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाएंगे और फिर हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे। टैक्स देने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका सिटीजनशिप इंडियन हो। टैक्स देने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका सिटीजनशिप क्या हो, इंडियन हो। हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि भैया पहले इंडिया में टैक्स देगा कौन।
ठीक है, कौन देगा? हमारा इंडिया में टैक्स देगा कौन? जैसे आप देखो यहां पे एक सिंपल सा समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हम समझते हैं, ठीक है ना? अब आपके सामने मैंने कुछ एक सिंपल सा मैप रखा है, एक सिंपल सा मैप रखा है, और ये वोडाफोन के सीईओ हैं। अब वोडाफोन आपको पता है, वोडाफोन एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि जिससे नेटवर्क सिम, मोबाइल फोन का सिम वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और इस कंपनी की बात करूं तो ये इंडिया की कंपनी है या नहीं है? ये इंडिया की कंपनी है या बाहर की कंपनी है? बताओ। बाहर की कंपनी। अब जिसको पता होगा थोड़ा बहुत उसे अच्छे से पता होगा भाई ये इंडिया की कंपनी नहीं है। इंडिया की कंपनी तो एयरटेल है, जियो है और बीएसएनएल है। बाकी वोडाफोन जो है वो इंडिया के बाहर की कंपनी है, मे बी शायद इंग्लैंड की कंपनी है, ये यहाँ की कंपनी नहीं है। ये कहाँ की कंपनी है? इंग्लैंड की कंपनी है। लेकिन ये इंग्लैंड की कंपनी होते हुए, और ये पर्सन भी कहाँ का है? इंग्लैंड का है, इसको इंडिया में टैक्स देना है, इसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। आप जब कभी भी वोडाफोन का रिचार्ज कराओगे तो आप क्या पाओगे कि उसके अंदर टैक्स, आपका सर्विस टैक्स या जीएसटी जो भी लग के आ रहा है वो दिखेगा आपको। आप जब बिल देखोगे तो उसके अंदर लग के आएगा आपका। इनफैक्ट आप यकीन करो, इसके ऊपर केस भी हो गया था, इसने टैक्स नहीं भरा था, पता है कितने? 1,000 करोड़ रुपए इसने टैक्स नहीं भरा था सरकार को। 1,000 केस चला इसके ऊपर। कुछ इसने फ्रॉड तरीके से पैसे कमाए थे, मतलब अपनी कंपनी को, क्योंकि वोडाफोन से पहले ना हमारा एक कंपनी हुआ करता था हच, HUCH, हच कंपनी का नाम से। आप इसके बैकग्राउंड में अगर कभी सर्च करना, आप तो इंटरनेट है, सर्च कर सकते हो। तो वोडाफोन कंपनी ने क्या करा था, हच कंपनी को खरीद लिया था। तो जब कभी भी कोई कंपनी बिकती है और महंगे में बिकेगी तो वहां कैपिटल गेन आता है। तो गवर्नमेंट ने बोला भैया तुमने खरीदा है, तुम्हें फायदा हुआ है, तो कैपिटल गेन देना होगा। इसने बोला नहीं देंगे क्योंकि हमने डील इंडिया से बाहर किया है। वहां पे बहुत सारी बातें बनी और फिर फाइनली डिसीजन हुआ भाई तुम्हें देना पड़ेगा। काफी दिनों तक कोर्ट में केस चला, उसके बाद अभी भी स्टिल ये है दिक्कत में कि भैया देना पड़ेगा, तो इसके ऊपर है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि ये तो बंदा भाई अंग्रेज है, अंग्रेज है, फॉरेनर है, फिर भी इसको इंडिया में टैक्स देना होगा। क्यों? क्योंकि ये इंडिया में रह रहा है, इंडिया में काम कर रहा है, लेकिन इसका सिटीजनशिप इंडियन, तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी साइड देखते हैं। अब ये इनको तो जानते हो कि आप नहीं जानते, विजय माल्या। अगर आपको मैं बताऊं, इंडिया के अंदर बैक बाइपर, मैकडोनाल्ड, जो ये वाइन शॉप या सोडा कह लो आप, जो ये इंडिया के अंदर जो वाइन इंडस्ट्री है उसका किंग माना जाता है इसे। तो और दूसरा किंगफिशर, इसका नाम सुना होगा आपने, किंगफिशर एयरलाइंस। और किंगफिशर पानी की भी बोतल आती है, इनफैक्ट अभी भी मैं कई बार देखता हूं कि पानी की बोतल वगैरह मिल जाते हैं। उसके ऑनर और फाउंडर हैं ये। हुआ यूं, और ये एमपी भी रह चुके हैं इंडिया के अंदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हुआ यूं कि इन्होंने कंपनी किंगफिशर जो था, इस कंपनी के लिए खूब सारा लोन लिया, खूब सारा लोन लिया। और लोन लेने के बाद किंगफिशर एयरलाइंस जो है वो लॉस में चली गई, ये डिफॉल्ट कर गया। डिफॉल्ट होने के बाद सरकार ने बोला भैया तुम्हें पैसे देने हैं। टोटल मैं बताऊं इसके ऊपर जो कर्जा की बात करें तो टोटल 1300 करोड़ रुपए है, 1300 करोड़ रुपए का लोन, टैक्स वगैरह ड्यूज वगैरह मिला के 1300-1400। अभी पॉडकास्ट भी आया था तो काफी पॉपुलर हुआ, 4-5 घंटे आया, आई एम नॉट अ चोर, ये था उसका थीम। ये बोलना चाह रहा था। गवर्नमेंट ने इस पे बहुत प्रेशराइज किया कि भाई पैसे दो। गवर्नमेंट में जब देखा कि भाई गवर्नमेंट हमारे साथ जबरदस्ती कर रहा है, जेल में डाल देगी, आपको यकीन नहीं होगा यहाँ पे जो बिजनेसमैन होते हैं ना उनके साथ कई बार सलूक बहुत अच्छा नहीं किया जाता। आप बहुत सारे मैं एग्जाम्पल लूंगा, जैसे कि मैं बात करूं सहारा, जेल के अंदर ही उसकी माना जाता है कि डेथ हो गई, इतने बड़े बिजनेसमैन है। सहारा एक पूरा
सहारा बहुत बड़ी कंपनी थी पहले, तो मान के चलो जो रिलायंस कुछ भी नहीं था सहारा के आगे। उसको जेल में डाला गया, जेल में डालने के बाद उसकी डेथ हो गई, चाहे जैसे भी डेथ हुई हो। सेम इसको भी डर लग गया भाई कि मैं पैसे नहीं दे रहा हूं, गवर्नमेंट इधर उधर से फंसा के मेरे को जेल में डाल देगी और फिर पॉलिटिकल इशू बनाएगी और वो तो अपना खेलते रहेंगे और मैं तो चला जाऊंगा। ये इंडिया से भाग के चले गया कहां, यानी आपका चला गया ये, मान लेते हैं यूके, इंग्लैंड चला गया। कहां चला गया? इंग्लैंड। अब ये है इंडियन, पैदा इंडिया में ही हुआ था ये, इसके पास सिटीजनशिप इंडियन ही है, ये वहां चले गया। लेकिन यूके का थोड़ा सा आप देखोगे ना, ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एक टेंटेटिव अमाउंट है जो मैं अभी बता नहीं सकता, कि कुछ अमाउंट अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप यहाँ का सिटीजनशिप ले लो। तो ये भाग के जो भी पैसे थे वहां इन्वेस्टमेंट कर दिया और वहां पे क्या बन गया? सिटीजन। अब इंडियन गवर्नमेंट इससे टैक्स नहीं ले सकती क्योंकि इसका सिटीजन इंडियन है और ये इंडिया में नहीं रह रहा, ये रह कहां रहा है हमारा, तो इससे टैक्स नहीं लेंगे। तो एक चीज तो क्लियर करना कि जरूरी नहीं है कि आप बॉर्न कहां हो रहे हो, आपकी नागरिकता क्या है, उससे टैक्स का लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट देखो इससे टैक्स ले रही है, अंग्रेज है, और गवर्नमेंट इससे टैक्स नहीं ले रही है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया में नहीं रह रहा, फॉरेन में रह रहा है। ये कहां रह रहा है हमारा? फॉरेन में रह रहा है। ऐसे ही एक साइड में आप इमेज देखोगे, ये भी इंडियन है, ललित मोदी नाम है इनका। क्या नाम है? ललित मोदी। तो आईपीएल का जो फाउंडर है, जितने भी मैचेस देखते हो तो पहली बार जो कॉन्सेप्ट लेके आया कोई, वो था ललित मोदी। और विजय मालिया है किंगफिशर के ऑनर, जिसने कि आरसीबी इस बार जो जीता था, आपने देखा वहां पे डेथ वगैरह भी हो गई थी भीड़ के अंदर। तो आरसीबी मैच का जो ऑनर है, जो टीम का ऑनर है, वो है विजय मालिया। तो आरसीबी हार गया नहीं था, वो फाउंडर ये है उस टीम का। अब ये दोनों पर्सन ऐसे हैं जिनको इंडिया से एक तरीके से ये माना गया कि भाई इंडिया के बड़े सारे पैसे इसने टैक्स के, लोन के लेके भाग गया, ये इंडिया बोलती है। लेकिन अभी रिसेंटली इंटरव्यू में सुन रहा था तो इन्होंने बोला मैं भागा नहीं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर को इंटीमेट करके आया था कि मैं जा रहा हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ये लेके चला गया है ये इंडियन। अब कहां पे सेटल है ये? यूके के अंदर। अब कहां सेटल है ये? यूनाइटेड किंगडम में, यूके के अंदर सेटअप है। अब जब ये यूके में रह रहे हैं तो अब ये यूके में पैसे कमा रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट इससे ये नहीं बोल सकती भाई तू मुझे टैक्स दे, तू क्योंकि इंडिया में पैदा हुआ था। लेकिन ये बाहर का बंदा है, गवर्नमेंट इंडिया में मांग सकती है इससे टैक्स। समझ में? और यहां तक कि हमारा जो इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसके पास इतनी पावर ही नहीं है। हमारे मोदी जी के पास कितनी बार भी इंग्लैंड कितनी बार चले गए, इतनी पावर नहीं है कि इनको वहां से ला सके ये। क्योंकि जैसे ही इंडिया का बॉर्डर पार करते हैं इनका पावर सारा खत्म हो जाता है उस कंट्री का। उस कंट्री को बड़ा प्रेशराइज किया कि भाई तुम इसको हमारे पास भेजो, ये करो वो करो। तो इन्होंने इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रखा है इन्होंने, ताकि अब ये यहाँ पे जब आएंगे इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट, तो ये बोल रहे कि हम अपनी इकोनॉमिक को क्यों डेंट करें, हम क्यों अपने इकोनॉमिक अच्छा बढ़िया बिजनेस कर रहा है, यहाँ कैपिटल लाया है, पूंजी लाया है, तो हम नहीं भेजेंगे इसको। तुम तो 5 साल हो 10 साल हो चले जाओगे, ये तो फॉरएवर के लिए रहेगा, तो ये तो हमारी कंट्री के लिए ठीक है, तो इसको नहीं बेच रहे। थर्ड एग्जाम्पल देखो, यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट मतलब वो कंट्री जो कि एक फ्रॉड कंट्री माना जाता है। ठीक है, ये कंट्री ऐसी कंट्री है जिसको बोलते हैं हम कि आपका बगल में छुरी और मुंह में राम। ऐसा है ये बंदा कंट्री कि ये कभी हमेशा आपके साथ बोलेगा मैं बहुत आपका फ्रेंड हूं, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन वो है, जिसे नाग बोलते हैं ना, वो है ये। अभी भी आपने देखा इंडिया और पाकिस्तान में हुआ था तो लड़ाई हुआ था, तो ये है कभी ना विश्वास करने वाला कंट्री है, तो एक ये है। अब यहां पे ये आप इनको जानते हो, गूगल कंपनी के सीईओ, दैट इज नेम सुंदर पिचाई। क्या नाम है इनका? अब ये केरल यानी साउथ के बॉर्न हुए हैं और इंडियन है ये, लेकिन अब रह कहां रहे हैं? यूएस के अंदर, क्योंकि वहां पे गूगल के सबसे टॉप, अगर एंड्रॉयड आज चला पा रहे हो तो देन इन्हीं की है, इन्होंने एंड्रॉयड को डेवलप किया था।
आपसे पहले अगर जाओगे तो एंड्रॉइड का मतलब नहीं था, सिर्फ कीपैड वाला फोन था, बस इससे ज्यादा क्या, फोन करो और रिसीव करो। एंड्रॉइड लाने वाले यही हैं। अब ये कहां पे रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं। तो अब इंडियन है, तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट इसको पकड़ के, ये इंडिया आता भी है तो इसको आते ही बोले भाई तू टैक्स दे अपनी कमाई पे? नहीं, टैक्स देने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंस है टैक्स कैलकुलेशन का, और सिटीजनशिप बिल्कुल अलग है। एक क्वेश्चन भी बनता है कि एवरी सिटीजन जो है, एक क्वेश्चन बनता है कि एवरी रेजिडेंट इज अ सिटीजन बट एवरी सिटीजन इज नॉट रेजिडेंट। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है हमारा। मेरा मेन पर्पस क्या है बताने का, कि भैया ये जो भारत है ना, इस भारत के अंदर कौन टैक्स देगा कौन टैक्स नहीं देगा, नॉट्स डिपेंड सिटीजनशिप, इट डिपेंड अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस, के भैया तुम्हें टैक्स देना नहीं है, तुम अंग्रेज हो या तुम भारतीय हो, तो ये डिपेंड ऐसे नहीं कर सकते। इसको डिटरमाइन करने के लिए आपको रेजिडेंशियल, यानी इंडिया के अंदर मैं टैक्स की बात कर रहा हूं, इंडिया, ये नेपाल का एरिया आ गया, तो ये जो मैप देख रहे हो मैं इंडिया की बात कर रहा हूं। इनफैक्ट कोई व्यक्ति अगर यहां से थोड़ी दूर श्रीलंका में भी रह रहा हो ना, ये श्रीलंका है, इतना सा श्रीलंका, अगर यहां भी रह रहा है ना, तो इंडियन गवर्नमेंट यहां से नहीं ले सकता टैक्स। अगर इंडियन भी यहां जाके रह ले तब भी नहीं ले सकता। काफी सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो कि इंडियन हैं और अब श्रीलंका की तरफ से खेलते हैं, तो जो भी उनकी इनकम होती है और उस इनकम पे टैक्स अब वो श्रीलंका गवर्नमेंट लेती है, ना कि इंडियन गवर्नमेंट। तो अब हमें क्या समझना होगा, इंडियन गवर्नमेंट में सबसे पहले वर्ड समझना होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया, कि भाई इंडिया क्या है, इंडिया क्या मानोगे। अब इंडिया क्या माना जाए, अगर आप इंडिया के नक्शे की बात करो तो ये है, यहां पे क्या है, ये कौन सा एरिया है, ये समुद्र है, ये कौन सा एरिया है, समुद्र है। अब यहां पे थोड़ी दूर जाके ये आ गया, ठीक है, क्या आ गया ये, अब भाई इतनी दूर यहां से यहां आपको पता है कि जाने के लिए शिप से जाओगे या बाय एयर जाओगे, और थोड़ी दूर अगर आप इधर से इधर चले जाओ तो ये श्रीलंका है। तो इंडिया का मीनिंग क्या है, इनकम टैक्स वाले बोलते हैं हम इंडिया का मीनिंग बताते हैं। जो भी आप ये एरिया देख रहे हो, ये जो भी एरिया आप देख रहे हो इनसाइड, जितने भी आप ये चीजें देख रहे हो ना, ये तो सारा का सारा जो मैप है हमारा, वो सारा का सारा हमारा हिंदुस्तान ही है। इसके अंदर तो हमें टेंशन ही नहीं है, इसके अंदर आप राजस्थान जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, दिल्ली जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, महाराष्ट्र जाओ, तेलंगाना जाओ, आंध्र प्रदेश, कहीं भी जाओ भाई हम मानेंगे तुम इंडिया में ही हो। बैंगलोर चले जाओ, अब इंडिया में ही हो। लेकिन जैसे ही हमारा इंडिया का ये बॉर्डर है, इसे क्या बोलते हैं, बॉर्डर, टेरिटरी बॉर्डर बोला जाता है कई बार, है ना। इस इंडिया का टेरिटरी बॉर्डर जैसे खत्म होगा, इसके बाद आप इंडियन नहीं हो, आप बाहर के हो जाते हो। लेकिन कुछ हद तक हर कंट्री अपने कब्जे में रखता है ये एरिया। आप कई बार देखते होंगे जो मछुआरे होते हैं, फिशरमैन होते हैं, वो अब यहां पे तो नहीं पकड़ेंगे मछली, समुद्र में ही जाएंगे, तो अगर पता चला दूसरी कंट्री है तो उसकी इनकम तो बाहर की हो जाएगी। तो बोला गया 12। अब समुद्र के अंदर क्या होता है, अगर मैं बोलूं कितने किलोमीटर दूरी तक समुद्र है तो नहीं नाप पाओगे, इंची टेप लेके जाऊंगा, वेव होता है ना, तो उसको नापना पॉसिबल नहीं है। तो जो समुद्र के एरिया को नापने की बात करें, उसको नापा जाता है नॉटिकल माइल में। किसमें नापा जाता है, नॉटिकल माइल। और एक नॉटिकल माइल होता है इज इक्वल टू 1.853 किलोमीटर के बराबर, यानी अप्रोक्स 1.25 किलोमीटर, मान लो 1.25 किलोमीटर। अब इंडिया के जो भी हमारा एरिया है, इंडिया का जो भी हमारा ये एरिया है, उसके बाद जितने भी हमारे वाटर लेवल है, अब तो यहां तक मान लो इंडिया का ही है, अब मान लेते हैं ये वाला एरिया, मान लो इसके आगे भी जाएगा, और इसके इधर वाला भी एरिया, ये तो इंडिया का नहीं है, इसके इधर वाला एरिया इंडिया का नहीं है, इसके इधर वाला एरिया इंडिया का नहीं है, बहुत दूर तक इंडिया का नहीं है। तो कहा गया 12 नॉटिकल माइल तक एरिया इंडिया का माना जाएगा। 12 नॉटिकल माइल तक एरिया कहां का माना जाएगा, इंडिया का माना जाएगा। तो अगर आप कोई भी अर्निंग करते हो, कोई भी पैसा कमा रहे हो, और आप कमा रहे हो भारत के अंदर, तो वो इंडियन इनकम मानी जाएगी और उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे कि आप टैक्स देने के लायक, यानी आप रेजिडेंट हो या नहीं। आप क्या नहीं हो,
रेजिडेंट। तो रेजिडेंट किसका चेक करेंगे हम? इंडिया का रेजिडेंट। अब यहां पे कोई भी हो सकता है, फॉरेनर भी हो सकता है और इंडियन भी हो सकता है। तो रेजिडेंट चेक करने के लिए सरकार ने रूल्स बनाए हैं, और रूल्स बनाए हैं कि भाई इसका बहुत सारी दिक्कतें आई तो इन्होंने बोला कि कौन कितने दिन रहता है यहां पे, उसके हिसाब से चेक करेंगे। कौन कितने दिन रहता है उसके हिसाब से रूल बनाएंगे। अब बहुत सारे फॉरेनर घूमने आते हैं, अब घूमने आए, अगर मैंने कोई डेट स्पेसिफाइड कर दिया 31 मार्च, कोई पता चला कि भाई ट्रंप आ गया 31 मार्च को पकड़ लिया, अब तो तू टैक्स दे 31 मार्च को भारत में, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसके अंदर क्या है, हमें एक पर्टिकुलर रूल्स बनाने होंगे डेज के टर्म्स में। तो यहां पे ना दो तरीके से रूल बनाया गया, और यहां पे हमें चेक करने के लिए उनको कैटेगराइज कर दिया गया। या तो हो सकते हो आप एकदम पक्के हिंदुस्तानी। अब मैं बात करूं पक्के हिंदुस्तानी का मतलब ऐसा नहीं कि आप इंडिया में बॉर्न हुए हो, ऐसा नहीं कि आप इंडिया के सिटीजन हो। मतलब पक्के इंडियन तब माने जाओगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाओगे जब कुछ रूल को आप कंप्लीट कर देते हो। या फिर माने जाओगे नॉन रेजिडेंट, मतलब आप भारतीय नहीं हो। तो किन किन कंडीशन में आप नॉन रेजिडेंट माना जाएगा और किन किन कंडीशन में रेजिडेंट माना जाएगा वो हम देखेंगे। तो हमारा सेक्शन 6 क्या बताता है हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए। अभी हम सिर्फ इंडिविजुअल का करेंगे। अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल स्टेटस, तो सर रेजिडेंशियल स्टेटस किसका निकालोगे? भाई रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने वाले हैं, हमें सिलेबस का जो पार्ट है वो 3 ही पार्ट है। हालांकि पर्सन का निकलता है रेजिडेंशियल स्टेटस, किसका निकलेगा? अब पर्सन कितने हैं आपको पता है, 7 पर्सन मैंने बताया, तो 7 पर्सन का निकलेगा। लेकिन सिलेबस में जो आएगा, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो मेनली आता है हमारा इंडिविजुअल का। या फिर क्वेश्चन कई बार आ जाता है HUF का, या फिर आपका आ जाएगा कंपनी का। इन 3 का ही हम सीखने वाले हैं। बाकी AOP BOI इन सभी का, पार्टनरशिप का, इनका नहीं पूछा जाता। हम 3 के बारे में पढ़ेंगे और इसमें से 90% हमारा टाइम स्पेंड होने वाला है इंडिविजुअल वाले पे। तो किसी इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे पता चलेगा? हम क्या सीख रहे हैं सर? हम सीख रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस और किसका सर रेजिडेंशियल स्टेटस? इंडिविजुअल का। अब इंडिविजुअल कौन है? कोई भी हो सकता है, ही शी इट, कोई भी हो सकता है। और इंडिविजुअल स्टेटस के लिए इनकम टैक्स कानून बनाता है हमारा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में। बोला भैया इसके अंदर हम आपकी कुछ बातें लिख देते हैं, इसको पढ़ लो, अगर ये समझ में आता है तो आप फिर डिटरमाइन कर पाओगे। तो जब इसको पढ़ोगे आप, और जब हम पढ़ेंगे इसको, तो यहां पे 2 बातें लिखी हैं कि आपको ना 2 कंडीशन से होके गुजरना पड़ेगा। आपको 2 कंडीशन से होके चलना पड़ेगा। सर 2 कंडीशन मतलब, बोला गया हम आपको टेस्टिंग करेंगे कि आप भारत में कितने दिन हो। तो सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं आपके ऊपर बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन पहला पेपर, पहले क्वेश्चन पेपर में मैं फिर से बता दूं, मैंने ये नहीं बताया, क्वेश्चन पेपर में 12 नंबर का आपका क्वेश्चन 110% आएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो मतलब आएगा, बात खत्म। आपका पहला क्वेश्चन का बी पार्ट होगा और में ए पार्ट होगा, ठीक है ना। तो बेसिक कंडीशन, इसके बाद बोला गया भैया जब बेसिक कंडीशन से चेक कर लेंगे ना, तो और हम पक्का करना चाहेंगे तो हम एक और चेक करेंगे, दैट इज एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन यानी सर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस किसी का पता करना है, तो कैसे पता चलो करोगे? तो बोला गया भैया हम चेक करेंगे बेसिक कंडीशन और फिर चेक करेंगे क्या, एडिशनल कंडीशन। और भी एक तरीका है डीम्ड वाला, डीम्ड वाले की अभी हम बात ही नहीं कर रहे, अभी पहले हम सिंपल वाले की बात करेंगे। तो बोला गया भैया बेसिक कंडीशन मतलब
तो बोला सिंपल, देखो यार इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो। अगर कोई इंडिया, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन स्टे इन इंडिया, कोई भी पर्सन इंडिया में स्टे कर लेता है एटलीस्ट 182 डेज, तो बोलेंगे आपने कंडीशन पूरी कर दी। कोई भी व्यक्ति इंडिया में अगर 182 दिन रह लेता है 182 डेज, तो हम ये मान लेंगे कि भैया आपने कंडीशन कर दी कंप्लीट बेसिक वाली। फिर हम एक बार और थोड़ी जानकारी इकट्ठा करेंगे और आपके ऊपर कौन सी कंडीशन लगाएंगे, अब एडिशनल कंडीशन। कौन सी कंडीशन लगाएंगे? लेकिन ऐसा भी हो सकता है आप 181 डेज रहे हो, ठीक है ना, तो आप हो सकता है 180 डेज रहे हो, आप रह सकते, हो सकता है आप 100 डेज के लिए आते हो। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि भैया अगर आप इससे बच गए ना, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है, हम आपसे टैक्स लेके छोड़े आपको, तो गवर्नमेंट का मन नहीं भरा, बोला 182 दिन लगता है ज्यादा लिख दिया लॉ में, 182 6 महीने। अब अंग्रेज पता चला 100 दिन आ जाते हैं, 150 दिन भी चले गए, तो वो तो बेचारे बिना टैक्स दे के ही चले जाएंगे। तो बोला हम दूसरा रूल चेक करेंगे, फिर तुम्हारे ऊपर एक और नियम बनाएंगे आपके ऊपर। क्या रूल बनाया? बोला कि अगर आप 60 डे रहते हो, एनी पर्सन, अब बेसिकली यहां पर्सन वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एनी इंडिविजुअल बोलना चाहिए मुझे। पर्सन में तो क्या आ जाएगा आपको पता है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 वाली बात आ जाएगी 6 के 7 के साथ, एनी इंडिविजुअल। एनी इंडिविजुअल एटलीस्ट 60 डेज इन करंट ईयर। मैं करंट ईयर जानबूझ के लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में करंट ईयर लिखो नहीं तो सही रहेगा, करंट ईयर की जगह पे लिखना है प्रीवियस ईयर। मैंने बताया था ना, प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल के लिए टैक्स निकालेंगे। करंट ईयर इसलिए मैं लिख रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपको पता रहे जिस साल की हम निकाल रहे हैं उस साल का। बोला अगर आप 60 दिन रह लेते हो तो आप माने जाओगे, आपने कंडीशन पूरी कर दी। तो आपको लगेगा सर जब ये 60 दिन वाली बात बोली है तो ये बना ही क्यों? बोला रुको, इसके अंदर एक और लगाते हैं, 60 दिन के साथ साथ दूसरी भी कंडीशन पूरी करनी होगी। एंड 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर, 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर। अब एक व्यक्ति 60 दिन आता है तो हम उसको रेजिडेंट, यानी हम उसके बेसिक कंडीशन कंप्लीट तब मानेंगे, पहले 60 दिन और पिछले 4 साल का उसका डिटेल देखेंगे। अगर पिछले 4 साल में वो कितने दिन रह लेता है, 365 दिन, तो बोलेंगे भैया तुमने ये वाला तो नहीं पूरा किया, लेकिन इसमें फंस गए तुम। समझ में आए बात आपको? ये पूरा नहीं किया, इसके अंदर आ गए। तो हम जब तक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कर लेते ना, हमारे दिमाग में नहीं जाने वाला चल क्या रहा है ये। समझ में आई बात आपको? मैं एडिशनल कंडीशन पे बाद में आऊंगा, पहले मैं इसको पहले क्लियरिफाई करूंगा। तो अगर आपने इसमें से कोई भी कंडीशन पूरी कर दी तो आपको हम एक स्टेटस दे देंगे, आप हो गए जी रेजिडेंट। आप क्या हो गए? आप हो गए साहब रेजिडेंट। लेकिन वैसा रेजिडेंट नहीं बोलेंगे कि आपको टैक्स हम पकड़ के ले ही लेंगे, लेकिन अब हमें अपनापन लग रहा है आपके साथ कि आप भारत में रह रहे हो, भारत में काम कर रहे हो, तो टैक्स तो हम आपसे ले सकते हैं, लेकिन कुछ बातें और भी जांच कर लेंगे, चेक कर लेंगे, उसके बाद फाइनल आपको हम पकड़ेंगे कि कितना टैक्स लेना है। अभी फिलहाल के लिए तो हम बस, अभी तो बस हम बता रहे हैं कि आप रेजिडेंट हो गए। तो रेजिडेंट के लिए आपके पास कितने कंडीशन है? 2। पहला कंडीशन कहता है कि 182 डेज रह लो। दूसरा कंडीशन कहता है कि अगर 182 डेज नहीं रहे तो 60 दिन करंट ईयर में और 365 दिन लास्ट के 4 साल में रहते हो तो। अब यहां पे ना कुछ एक्सेप्शन आया। एक्सेप्शन ये आया कि मेरे भाई कि कुछ केस के अंदर पहला ही रूल अप्लाई होगा, दूसरा होगा ही नहीं। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे फर्स्ट रूल अप्लाई होगा, दूसरा होगा ही नहीं। पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्शन। ओनली check
फर्स्ट बेसिक कंडीशन। कुछ ऐसे सिचुएशन है जबकि चेक क्या होगा, सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक होगा, उसके अलावा दूसरा नहीं होगा। समझे बात? बोला गया पहला, अगर आप इंडियन ओरिजिन हो, मतलब आपका अस्तित्व इंडिया से है। अब इंडिया कब बना था? 1947 जब आजाद हुआ था। उसके बाद तो पहले इंडिया बहुत बड़ा था, बोलते ना अखंड भारत। पहले इंडिया बहुत बड़ा था भाई, पाकिस्तान भी था ही नहीं, बांग्लादेश नहीं था, ये सब किसके पार्ट थे? इंडिया के पार्ट थे। तो बोला गया कि भैया इंडियन ओरिजिन का मतलब है, इंडियन ओरिजिन का मतलब कि अगर अनडिवाइडेड इंडिया, अनडिवाइडेड इंडिया मतलब 1947 का जितना भी मैं हिस्सा अगर देखूं तो सारा का सारा क्या माना जाएगा हमारा? अनडिवाइडेड इंडिया। इंडियन ओरिजिन क्या होता है? अगर आप या आपके मम्मी पापा या आपके दादा दादी या आपके नाना नानी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं तो आप माने जाओगे इंडियन ओरिजिन हो। ठीक है, इंडियन ओरिजिन मतलब अगर आप बॉर्न होते हो सेल्फ या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, कब? अनडिवाइडेड इंडिया, यानी बिफोर 1947 में अगर इंडिया में बॉर्न होते हो, अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो हम बोलेंगे भैया तुम्हारे लिए ये कंडीशन नहीं है, तुमसे सिर्फ यही वाली कंडीशन चेक करेंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं इंडियन ओरिजिन हूं, आप जितने भी बच्चे देख रहे हो तो आप सभी क्या हो? इंडियन ओरिजिन हो, क्योंकि आप तो यहीं बॉर्न हुए और आपके मम्मी पापा दादा दादी, पूरा हमारा तो देखा जाए तो पूर्वज जितने हैं यहीं पे चल रहे हैं, तो हम माने जाएंगे इंडियन ओरिजिन। अगर हम बाहर चले जाएं विदेश कमाने के लिए, काम करने के लिए, जॉब करने के लिए और फिर इंडिया में आए तो ऐसे में क्या होगा? मान लो मैं इंग्लैंड गया, वहां भी टैक्स दे दिया यार, अब मैं भारत में आ गया, यहां भी टैक्स देना पड़ रहा है, पैसा बच ही नहीं रहा कुछ भी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब तुम भारत में टैक्स तभी देना जब तुम 182 डेज भारत में रहते हो, तो दूसरा कंडीशन चेक नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम इंडियन ओरिजिन हो तो इतनी तो रिलैक्सेशन देंगे हम। दूसरा बोला गया, 3 एक्सेप्शन केस है। दूसरा बोला गया अगर आप वर्किंग के लिए जाते हो, एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग मैंने लिख दिया, वैसे लॉ में लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट, पर्पस, आउट ऑफ इंडिया। अगर आप एम्प्लॉयमेंट पर्पस से आउट ऑफ इंडिया जाते हो, यानी आप इंडिया से बाहर जा रहे हो नौकरी के सिलसिले में और इंडियन सिटीजनशिप है आपकी, तब माना जाएगा आपके ऊपर रूल नंबर 2 नहीं लगेगा। रूल नंबर कौन सा लगाएंगे? सिर्फ 1 लगाएंगे, बात खत्म। तीसरा पर्सन बोला गया क्रू मेंबर्स। अब क्रू मेंबर क्या होता है? जो शिप होता है ना, जो शिप के ऊपर काम करते हैं ना, उसे क्रू मेंबर बोला जाता है। शिप, इंडियन शिप जो है, जो भी इंडियन सिटीजन है, इंडियन शिप है। अब जहाज जो होते हैं ना, देखो पानी के जो जहाज होते हैं वो बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं, उसको एक व्यक्ति चला रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं जो चलाता है? बताओ, जो जहाज को चलाता है उसे क्या बोलते हैं? जैसे कार को चलाता है ड्राइवर है, जो पानी के जहाज को चलाता है बताइए क्या बोलते हैं? बताइए फटाफट कमेंट में बताइए। हाँ, कैप कैप्टन, बिल्कुल सही, कैप्टन बोलते हैं। जो हवाई जहाज को चलाता है उसको पायलट, और जो पानी के जहाज को चलाता है उसको क्या बोलते हैं? कैप्टन। तो मैं अगर क्रू मेंबर की बात कर रहा हूं तो कैप्टन बड़ी पोस्ट है, और छोटी पोस्ट है जो कि इधर उधर रस्सी उस्सी को इधर उधर कर रहे हैं, वो कौन होते हैं? हमारे क्रू मेंबर होते हैं। कौन होते हैं? हमारे क्रू मेंबर। तो वो अगर कोई क्रू मेंबर है और वो इंडियन सिटीजन है, या रेजिडेंट बोल दूं मैं, रेजिडेंट शिप पे काम कर रहा हो, या मैं सिंपल लिखता हूं इंडियन शिप पे काम कर रहा हो, तो उसके लिए कौन सा कंडीशन बनेगा हमारा? कंडीशन नंबर
वन चेक करेंगे, टू उसके लिए बना ही नहीं। मान लो मैं एज अ क्रू मेंबर इंडियन शिप पे मैं काम कर रहा हूं, तो मैं इंडिया से आता जाता रहता हूं बाहर, क्योंकि शिप के अंदर इतने टाइम लग जाते हैं, 2-2 3-3 महीने तक पहुंचने में भी लग जाते हैं कई बार, तो इंडिया से आना जाना लगा रहता है। तो मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस अगर सरकार चेक करेगी, मैं इंडिया में ही बॉर्न हुआ हूं, तो मेरे रेजिडेंशियल स्टेटस पे क्या चेक करेगी? अगर मैं 182 डेज इंडिया में रहता हूं तो मैं रेजिडेंट होऊंगा, अगर मैं 180 डेज नहीं रहता तो मैं क्या होऊंगा? नॉन रेजिडेंट। यानी या तो आप रेजिडेंट होगे, या आपने अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो आप क्या होगे पता है? नॉन रेजिडेंट। क्या हो गया आप? तीन एक्सेप्शन केस है, एक और है एक्सेप्शन केस, लेकिन वो अजम्पशंस है, अज्यूम किया जाता है, हम उसको बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो मैं अगर आपको बताऊं इंडियन ओरिजिन, अब इंडियन ओरिजिन का अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लूं, अभी भी मैंने बताया था। अब ये देखो, इसके दादा दादी भारत के हैं, तो ऑब्वियस बात है दादा दादी होंगे तो 1947 से पहले होंगे, तो ये इंडियन ओरिजिन है। लेकिन अभी सिटीजनशिप कहां की मिली हुई है इसको? यूएस की। लेकिन है क्या, अगर ये भारत आता है ना, तो इसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए हम पता है कितना चेक करेंगे। अब ये इंडियन ओरिजिन नहीं है, इसके दादा दादी थोड़ी ना भारत में पैदा हुए थे। तो अब ये जब भारत घूमने आता है तो इसके ऊपर पहले हम 182 डेज वाला रूल लगाएंगे, बोलेंगे बच गया, रुक जा, अभी तेरे ऊपर 60 एंड 365 वाला रूल लगाएंगे। अगर ये दोनों से ये बच गया, तब बोलेंगे चल यार तू नॉन रेजिडेंट है। लेकिन ये अगर पहले रूल से बच गया तो बोलेंगे जा तू नॉन ही रेजिडेंट है। यानी हम रेजिडेंट से टैक्स रिसीव करने वाले हैं, ना कि नॉन रेजिडेंट से। समझ में आई बात आपको? क्लियर है? पहले बताया भी, ये दोनों भाई अब इंडिया छोड़ के चले गए हैं, हमारे सरकार इन्हें लेके नहीं आ पाए और ला भी नहीं सकते, रूल ही नहीं है कि ले आ पाए। वो अलग बात है कि काफी लोगों को बोल दिया जाता है कि आ रहे हैं, अब आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी आएंगे, सारे पैसे आएंगे, तो वो सिर्फ कुछ नहीं है, नहीं आएंगे वो। तो ये हमारे इसके ऊपर कुछ सवाल देखते हैं, तब हमें क्लियरिटी मिलेगा 182 डेज हाउ टू कैलकुलेट। अब एक चीज और भी बता दूं, अब 182 डेज जो बोला है ना, कैसे? क्या हम दिल्ली में रहेंगे? क्या हम उत्तर प्रदेश में रहेंगे? क्या हम मध्य प्रदेश में रहेंगे? क्या हम उड़ीसा में रहेंगे? तो कहने का मतलब है भैया आप कहीं भी यहां पे घूमते रहो, अगर आप भारत के अंदर घूम रहे हो ना, तो माना जाएगा आपका इसी के यहीं पे रह रहे हो। जरूरी नहीं है कि एक ही जगह 182 डेज रहना है, आप घूमते रहो, हम हर दिन को कैलकुलेट करके 182 डेज मान लेंगे। अब सर कई बार तो ऐसा होगा वो इंडिया से बाहर गया, तो जिस दिन इंडिया से बाहर गया वो इंडिया में ही माना जाएगा। जिस दिन इंडिया से बाहर गया वो क्या माना जाएगा? इंडिया में ही माना जाएगा। और जिस दिन वो भारत के अंदर आया, भले ही वो भारत के अंदर कब आया, रात को 11:59 पे आया, तो मान लिया जाएगा अगर ये 5 तारीख 5/7/2025 को 11:59 पे आ रहा है, तो मैं मान लूंगा 5 तारीख को पूरे दिन भारत में ही था वो, ये माना जाएगा। रहा तो 1 मिनट है ना, तो हम मानेंगे क्या? पूरे दिन 24 घंटे। यानी जिस दिन इंडिया को छोड़ेगा वो माना जाएगा वो इंडिया में ही था, और जिस दिन इंडिया में आएगा ये भी माना जाएगा कि वो कहां है? इंडिया में ही है। और इंडिया में कहां रुकना है? एक ही प्लेस पे रुकना है आपको। अब कई बार हो सकता है पहले आया, जनवरी में आया, 10 दिन हैप्पी न्यू ईयर मना के चला गया वापस, हो सकता है ना। फिर आया कुछ दिनों बाद, फेब में आया, और फेब में फिर चला गया कुछ दिनों के बाद, फिर मार्च में आया, होली खेल के फिर चला गया। ऐसे करते हैं ना गांव में, जब जैसे काम करते हैं, जो भी फेस्टिवल होता है गांव जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं काम करने, तो यही कर रही है। तो अगर ऐसा चल रहा है तो जितने दिन आएगा सबको दिन काउंट कर लेंगे, फिर उसके ऊपर रूल लगाएंगे। हाँ, सारा मान लेते हैं कि 10 दिन रहा यहाँ पे, और 10 दिन रहा फिर फेब के मंथ में, फिर रहा इसके अंदर 20-25 दिन यहाँ पे रह लिया, या होली में फिर दिवाली में आ गया, तो भाई सारे दिन को काउंट करके फिर पता करेंगे तुम्हारा 182 डेज वाला और 60 डेज वाला जो भी निकालना है हमें। समझ में आई बात आपको? तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहां तक, क्या यहां तक सबसे पहले मैं एक बार 1 साल, हम हर साल आपका चेक करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस। एक चलिए सवाल देखते हैं, फिर मैं आपको फिर रिपीट करवाऊंगा ये क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन कहता है एक सिटीजन है ऑफ यूएसए, मतलब भारत का तो है ही नहीं, टेंशन ही खत्म, सिटीजन यूएसए का है, तो आप मान के चलो इसके ऊपर कौन सा रूल लगाएंगे, दोनों लगाएंगे, ठीक है ना, 60 वाला भी और 182 डेज। अगर बोलता है ये इंडियन है तो फिर एक ही लगाते हैं हम। हैज स्टेइंग इन इंडिया सिंस 1992, 1992 से इंडिया आ रहा है। यूएसए का पर्सन एक है जो भारत 1992 से आ रहा है। ही लीव इंडिया, स्टेइंग इंडिया कहता है कि ही हैज बीन स्टेइंग इन इंडिया, 1992 से लेके आज तक भारत में था, वो गया नहीं, यहां आया यहीं रह गया, लेकिन अब वो इंडिया छोड़कर जा रहा है 16/7/2024 को, बोलता है भाई मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूं। ऑन अ विजिट टू यूएसए, और यूएसए गया और रिटर्न ऑन, फिर भाई भारत वापस आ गया, यूएसए में इसको मजा नहीं आया, फिर वापस आ गया 4/1 को। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है आपको। क्या करना है, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कौन से साल का करना है, 24-25। तो पहले दिन लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी हो। मैं लिख लेता हूं भाई 24-25 में सबसे पहले क्या होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, यही होंगे ना एक साल। तो हमें तो हर साल का चेक करना होगा, ऐसा नहीं कि जीवन में पूरे जीवन का मिला लिया 182 दिन और पकड़ लिया, ऐसे तो हर कोई बन जाएगा भाई। तो हम सिर्फ एक साल का, हर साल अगले साल फिर चेक करेंगे वो। अब देखते हैं, अगर मैं इसका पूरा जो करंट ईयर का कैलेंडर है वो अगर मैं बनाऊं तो 1/4/2024 और एंड होगा 31/3/2025, ठीक है, चेक करते हैं। वो 1992 से इंडिया में ही था, यानी अगर मैं बात करूं 24-25 है ना, तो 23 और 24, 22 और 23, 21 और 22, 20 और 21, 1992 तक वो भारत में ही है, वो इंडिया छोड़ के गया ही नहीं, वो इंडिया में रह रहा है, गया सिर्फ इस साल घूमने के लिए। तो हमें हर साल का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। तो इस साल का अगर निकालते हैं तो गया कब छोड़ के, वो 16/7, तो मान लेते हैं कुछ यहां पे गया, वो कब, 16/7 को 2024 में इंडिया से छोड़ के चला गया। तो इसका मतलब भाई अप्रैल में कहां था वो, और फिर वापसी कब आया, वापसी आया 4/1/2025 में वापस आ गया। तो ये वाला जो टाइम दिख रहा है ना आपको, ये वाला टाइम, इस टाइम में वो कहां है, और इस टाइम में कहां है वो, और इस टाइम में भी कहां है, इंडिया में। तो इन सभी टाइम के डेज को निकाल लेंगे और जोड़ लेंगे और हम अपना कैलकुलेशन बना लेंगे। तो सबसे पहले तो पहला बेसिक रूल चेक करना होगा आपको, ये क्योंकि इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन नहीं है, दैट्स वाई इसके ऊपर दोनों रूल टेस्ट किए जाएंगे। तो सबसे पहले भाई अप्रैल की बात करते हैं, तो अप्रैल में तो 30 दिन यही था, है ना। मई में कितने दिन होते हैं, 31 यही था, जून में भी यही था, और जुलाई में कब गया ये, 16 तारीख को। तो हम ये मानेंगे 16 दिन यहीं पे था, जिस दिन जाएगा वो दिन भी कहां का माना जाएगा, इंडिया का ही माना जाएगा, है ना। वेरी वेरी सिंपल, कि वो दिन भी कहां का माना जाएगा, इंडिया का माना जाएगा। इसके बाद अगस्त में है ही नहीं भाई, अगस्त में तो बाहर ही है, सितंबर में बाहर, अक्टूबर में बाहर, नवंबर में बाहर, दिसंबर में बाहर, फिर कब आए घूम फिर के वो 4 को। और जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 में से मान लेते हैं कि वो 4 तारीख को आया, तो अगर हम काउंट करें तो क्या बनेगा हमारा, कितने दिन, 28 दिन, क्योंकि आप 4 तारीख को भी इंडिया में मानोगे तो 31 में से कितने घटा दो, 3 ही तो घटाओगे आप, तो कितने दिन, 28 डेज। यहां फैब का भी ध्यान रखना, कई बार 29 आता है, कई बार 28 आता है। अब फैब के अंदर भी इंडिया में था, अब चेक करोगे भाई कौन सा साल है, 2025, 25 हमारा लीप ईयर नहीं है, तो इसमें 28 दिन ही होंगे इंडिया में, और यहां पे 31 दिन। अब सारे डेज को काउंट करते हैं हम, यहां भी टोटल कर लेते हैं और यहां तक टोटल कर लेते हैं हम।
कितने बन गए? 195। 30, 31, 30, 16, 28, 28, 194, 194 दिन। तो भाई इसने फर्स्ट बेसिक कंडीशन अगर पूरा कर दिया तो दूसरा चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो बोलेंगे भाई कहाँ है? ए नाम है ना, ए आप क्या हो? रेजिडेंट हो। आप क्या हो? लेकिन एक सवाल मन में आता है, हम पेपर में कैसे करेंगे ऐसे सवाल को, है ना? करेंगे कैसे? ऐसे कैलकुलेशन करके लिख देंगे? नहीं, इसका मैं प्रॉपर तरीका बताऊंगा। पहले तो आप ये तो डिटरमाइन करना सीख लो कि ये है क्या। जब ये सीख जाओगे तो मैं लिखना भी बता दूंगा कि कैसे लिखना है आपको एग्जाम में। समझ में आई बात आपको? क्योंकि अभी मैं लिखने पे फोकस करूंगा, पता चला आ तो है नहीं और मैंने लिखना सिखा दिया, कि क्या फायदा उसका लिखने का। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। यानी मैं वेरी सिंपल बताऊं तो हमारे बेसिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन में दो कंडीशन है, एक है हमारा बेसिक कंडीशन 1, एक है बेसिक कंडीशन 2। बेसिक कंडीशन 1 क्या कहता है कि भैया 182 डेज अगर ड्यूरिंग द ईयर इंडिया में रहते हो तो आप क्या माने जाओगे? रेजिडेंस। और बेसिक कंडीशन 2 कहता है कि आपको 60 डेज रहना है कहां पे? इंडिया में ड्यूरिंग द ईयर, और पिछले 4 सालों में 365 दिन रहते हो तो आप क्या माने जाओगे? रेजिडेंट। लेकिन कुछ केसेस के अंदर आपका बेसिक कंडीशन नंबर 2 चेक नहीं किया जाएगा, सिर्फ कौन सा कंडीशन चेक किया जाएगा? बेसिक कंडीशन नंबर 1। अगर आप इंडिया में रहते हो कितने दिन? 182 डेज। कौन से 3 कंडीशन है? अगर आप इंडियन ओरिजिन हो, सेकंड नंबर आप अगर क्रू मेंबर हो, थर्ड नंबर अगर आप इंडिया से एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहे हो, तब आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन 1 चेक किया जाएगा। 2 के ऊपर कोई बात नहीं की जाएगी आपके लिए। चलिए, यहां तक समझ में आया? क्लियर है? तो अब मैंने एक सवाल करा जिसके अंदर बेसिक कंडीशन 1 पूरा कर दिया, तो मैं 2 के बारे में सोचूंगा ही नहीं। हालांकि ये बेसिक कंडीशन नंबर 2 भी पूरा कर देता, ठीक है ना, लेकिन उसके ऊपर जाएंगे ही नहीं। पहले अभी हम कैलकुलेशन का पार्ट देख लेते हैं, फिर देखते हैं। एक और सवाल देखते हैं क्या कहता है। इंडियन सिटीजन एंड बिजनेसमैन राजगोपाल है, हु रेजिडेंट इन जयपुर, जो कि जयपुर रहता है, वेंट टू जर्मनी, जर्मनी गया भाई। किस लिए? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। तो अब एम्प्लॉयमेंट भी आपको हिंट दे दिया और इंडियन सिटीजन भी दे दिया। जब एम्प्लॉयमेंट हिंट दे दिया, अब जरूरी नहीं है कि इंडियन जो सिटीजन हो वो इंडियन ओरिजिन हो, क्योंकि कहा गया कि आप या आपके मम्मी पापा, दादा दादी या नाना नानी 1947 से पहले भारत में पैदा हुए हो, अनडिवाइडेड इंडिया में, तब इंडियन ओरिजिन हो गए। पता चला फॉरेनर है, उसके नाना नानी दादा दादी सब वहीं पैदा हुए, आप बस यहां आके पैदा हो गए, तो आप इंडियन ओरिजिन नहीं हो। आपके ऊपर तो दोनों रूल लगाएंगे। कहता है 15/8/2024 को ये जर्मनी पहली बार गया, एंड कम्स बैक टू इंडिया, इंडिया वापस आया 10/11 को। ही हैज नेवर बीन आउट ऑफ इंडिया इन द पास्ट, कभी वो भारत से बाहर गया ही नहीं बेचारा, ये पहली बार जर्मनी गया, वापस आ गया। कहता है डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ श्री राजगोपाल फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। विल योर आंसर इज डिफरेंट इफ हिज हैड गॉन ऑन, आपका मतलब लेक्सियो ट्रिप के हिसाब से गया है, तो क्या आंसर आपका मतलब कि डिफरेंट होगा? तो आंसर अभी पहले कर लेते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं, फिर मैं इस वाले पार्ट पे आ जाऊंगा। अगेन हमें फिर से सारा का सारा टाइम लिखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा चेक करने के लिए लिखना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। हाँ, जब बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो फिर आप वैसे ही कर लोगे, अभी तो हम लिखेंगे ही। मैं अब फर्स्ट फर्स्ट अल्फाबेट लिख दूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। समझ में आ जाएगा? अब इसका टाइमलाइन बना लेते हैं। एक किस साल का निकालना है भैया? 1/4/2024 से लेके 31/3/2025, ठीक है ना। असेसमेंट ईयर दे रखा है हमें 25-26, तो आपको बताया था जब असेसमेंट ईयर दे तो हमें उस साल का तो निकालना ही नहीं है, उससे पहले का। अब ये भाई भारत से छोड़ के जा रहा है, कब जा रहा है भाई भारत छोड़ के? 15/8 को, 15/8/2024 को ये इंडिया से बाहर चला गया और वापस आया भाई। ये कब आया वापस? 10/11/2025, यानी इसके बाद, ये साल के बाद आया कहीं, 10/11/2025।
2025, इस साल में तो वापस नहीं आया है। कब आया है? इस साल के बाद ही आया ना ये तो अब ये इंडिया में जो रहा वो सिर्फ कहां से कहां तक रहा? यहां तक। और इसके बाहर तो ये तो चला ही गया, चला ही गया, चला ही गया, चला ही गया, तो इस साल तो वापस ही नहीं आया। आया इस साल के बाद, तो हम वापस इस साल के बाद आए तो उसका क्या करें? हमें रेजिडेंशियल स्टेटस तो यहीं तक का निकालना है। समझे बात? हमें रेजिडेंशियल स्टेटस 31 मार्च तक ही चेक करना है। तो हम चेक करते हैं भैया, अप्रैल में तो तुम थे यहाँ पे, मई में भी तुम यहीं पे थे, और जून में भी तुम यहीं पे थे, जुलाई, अरे मैं क्या लिख रहा हूं, जून में भी तुम यहीं पे थे, जुलाई में भी तुम यहीं पे थे, अगस्त में कितने दिन थे? 15 दिन। चेक करते हैं। और अब सितंबर में जीरो, यहां भी 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 जीरो, तो कितने दिन हो गए? 137 बन रहे हैं। चेक करो कितने दिन हो गए? 137। पहला कंडीशन चेक किया, जो 182 डेज वाला था, इसने सेटिस्फाइड नहीं किया। अब हमें क्या करना चाहिए? हमें सेकंड कंडीशन की तरफ फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बताइए, आप मुझे बताइए, क्या हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे या अथवा नहीं करेंगे? आप बताइए जल्दी। मैंने कुछ एक्सेप्शन लिखवाए हैं और आपको याद अगर थोड़ा बहुत भी है तो आप बता पाओगे। विवेक का कहना है नो, पीयूष का कहना है नो, नो सर नहीं करेंगे। रिया का कहना है, आदित्य रस्तोगी का कहना है नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जी, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सेकंड कंडीशन? सर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है। अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जाएगा तो ओनली वी विल बी चेक फर्स्ट बेसिक कंडीशन, नॉट सेकंड कंडीशन। तो हमारे इसके लिए सेकंड कंडीशन अवेलेबल है ही नहीं। क्या यहां तक आपको बात समझ में आई या फिर नहीं आई? समझ में आया? यहां क्या बोला गया? एम्प्लॉयमेंट पर्पस। क्या बोला गया? इंडिया से बाहर किस लिए जाओगे? अब ये किस लिए गया है? यहां पे लेजर करवाने के लिए, है ना? ठीक है, किस लिए गया है? लेजर ट्रिप के लिए। तो क्या ये एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया? सेकंड वाले पॉइंट, पहला वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड वाला पॉइंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मस्ती के लिए गया है ये तो यहां पे अब हम आपका बेसिक कंडीशन 1 चेक करेंगे और नहीं हुआ तो 2 भी चेक करेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए यहां मैंने वर्ड लगा दिया था, इसलिए किस लिए? एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं गया। पहले वाले केस में क्लियर किया था कि ये गया है एम्प्लॉयमेंट, और दूसरे वाले में बोल दिया कि नहीं गया। तो भैया सेकंड केस के अंदर ये गया है फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए? अपने किसी दूसरे काम से, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं गया, किसी भी काम से मान लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में फर्स्ट बेसिक कंडीशन से भैया बच गए, लेकिन अब आपके ऊपर अब दूसरा भी चेक करेंगे सेकंड केस में। और दूसरा क्या कहता है? करंट ईयर में कितने दिन? 60। तो करंट ईयर में 60 रह गया। और फिर पिछले 4 साल में कितने दिन? तो पिछले 4 साल का पूरी जिंदगी भारत में ही था ये। अगर मैं बात करूं इसका, इससे पिछला साल अगर मैं लेके जाऊं तो 2023, 24, 22, 23, 21, 22 और 20, 21, 4 साल। यहां तो 365 दिन रहा, यहां भी 365 दिन रहा, मतलब पूरे पूरे रह रहे हैं। तो करंट ईयर में 60 डेज भी कर रहा है ये, और एंड इसके साथ साथ लास्ट 4 ईयर में 365 दिन से भी ज्यादा कर रहा है ये। तो क्या सेकंड बेसिक कंडीशन कंप्लीट कर दिया इसने? अब रेजिडेंट हो गया। अब क्या हो गया ये? समझ में आई बात आपको क्या डिफरेंस था? तो पहले वाले केस के अंदर वो नॉन रेजिडेंट माना जाएगा, और दूसरे वाले केस के अंदर क्या माना जाएगा? रेजिडेंट। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक समझ में आया या फिर नहीं आया? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए यहां तक। इसका ओरिजिन इंडिया है सेकंड, क्योंकि चेक करेंगे। अब एक क्वेश्चन डाउट आया कि सर इसका ये तो इंडियन ओरिजिन है, तो इसका हम सेकंड क्यों चेक करेंगे? कहां लिखा है भाई इंडियन ओरिजिन है? क्या पूरे सवाल में लिखा है कि इंडियन ओरिजिन है?
मैंने क्या कहा, भारत का सिटीजन हो जाने से आप इंडियन ओरिजिन नहीं होगे। जब क्वेश्चन में आपको मेंशन करेगा कि भाई मैं इंडियन ओरिजिन हूं, तभी आपको इंडियन ओरिजिन मानना है। अगर वो बोले मैं इंडियन सिटीजन हूं, तो मैं बोलूंगा दोनों चेक करूंगा भाई। अगर आप अपने दादा दादी का आधार कार्ड लेके आते हो, तब बोलूंगा चलो ठीक है आप इंडियन ओरिजिन हो, और अब आपके ऊपर दोनों नहीं सिर्फ एक चेक करूंगा। और एक्सेप्शन में दूसरा क्या था, आप जाते हो किस लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो पहले केस के अंदर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गया था, क्वेश्चन में लिखा था, तो इसलिए हमने फर्स्ट बेसिक। और थर्ड क्रू मेंबर वाली तो कोई बात है ही नहीं जो कि हम इस पे चेक करेंगे। सर जो भी हमेशा है यही था, तो क्यों शो करेगा 4 ईयर का रिकॉर्ड। अब देखो एक बच्चे का है कि ये क्यों शो करेगा अपना 4 ईयर का रिकॉर्ड। हमारे देश के अंदर दो कानून है, एक है क्रिमिनल लॉ और एक है इनकम टैक्स का। अब क्रिमिनल लॉ की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आपको संजय दत्त केस, संजय दत्त का अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, संजय दत्त डाडा केस था एक। डाडा केस क्या होता है, अपने घर पे आप कोई जैसे गन AK-47 वगैरह रखते हो, तो उस पर डाडा केस, मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर उनको पनिशमेंट माना गया था कि भाई तुम भी इसमें इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं। अब संजय दत्त बोल रहा है भाई मैं इन्वॉल्व नहीं था। कोर्ट कह रही है कि आप, और जो दूसरे, अब दो तरीके के होते हैं, अब जैसे कि संजय दत्त और उसके साथ उसका एडवोकेट उसके सपोर्ट में बोलेगा, और एक गवर्नमेंट का एडवोकेट है जो पुलिस इंस्पेक्टर का है, चाहे पुलिस वाले हैं उनका एडवोकेट है। उसके एडवोकेट वालों ने बोला कि भाई संजय दत्त नहीं था। संजय दत्त से जब जज साहब ने पूछा कि हुआ क्या, तो बोला जज साहब मैं अपने गार्डन में बैठा था और पता नहीं किसी ने बाहर से बंदूक फेंक दी, और जब जैसे ही मैंने बंदूक को उठाया और मैं बाहर जा ही रहा था कि ये किसने क्या फेंका, इतने में पुलिस वाले आ गए और पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। अब ये बोल रहे हैं कि आप इसके अंदर आरोपी हो। तो जज ने बोला आप बिल्कुल निर्दोष हो। कौन बोलता है कि आप आरोपी हो, बोला ये पुलिस वाले बोल रहे हैं। तो पुलिस वालों को बोला तुम प्रूफ करो। तो इसलिए केस इतना लंबा चला, पुलिस वालों को प्रूफ करने में इतने समय लग गए कि उसको जेल में जाने के लिए काफी टाइम लगा, बहुत दिनों बाद सजा हुई। पता नहीं कब, मेरे ख्याल 1994 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद सजा अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले हुई, कुछ साल पहले मतलब। और इनकम टैक्स का कानून क्या कहता है, अगर इनकम टैक्स वाले बोलते हैं तुम चोर हो, तुमने टैक्स चुराया है, तो जज बोलते हैं तुम चोर हो और तुमने टैक्स चुराया, तुम प्रूफ करो कि तुम चोर नहीं हो। समझ में आई बात आपको। यानी दो लॉ है, एक लॉ के अंदर जज सामने वाले का, अगर क्राइम केस के अंदर जाओगे ना, तो जज सामने वाले को इनोसेंट मानता है, जो इल्जाम लगा रहा है उसको प्रूफ करना है कि भैया वो वाकई में विक्टिम है या फिर नहीं है। और जो हमारा इनकम टैक्स का कानून कहता है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है वो विक्टिम है, तुम्हें प्रूफ करना है कि तुम नहीं हो, तुम डॉक्यूमेंट लेके आओ भाई, हमने तो बोल दिया है कि तुम पिछले 4 सालों में। तो इसलिए जो ये रिकॉर्ड्स है, कई बार मन में लगता है यार हम तो नहीं बताएंगे कि हम पिछले 4 सालों में तो हम भारत में ही थे, कैसे पता करेगा, वो बोल देगा तुम नहीं थे, जाओ डॉक्यूमेंट लेके आओ। अब अपने सारे, आप वोटर दिए, आपने कब वोट दिया, कब दिया, कहीं बिजली का बिल, पानी का बिल क्या करा नहीं करा, सारी डिटेल वो मंगवा लेंगे। अगर आपने दिखा दिया तो ओके है, नहीं दिखाया तो आप चुपचाप टैक्स दे दीजिए। क्लियर है। अब मैं फाइनल कंक्लूजन बताऊं इसमें, इसके अंदर फर्स्ट केस में ये आर बनेगा रेजिडेंट, और सेकंड केस, सॉरी, फर्स्ट केस में ये नॉन रेजिडेंट बनेगा, NR बोल रहा हूं, और ये बनेगा रेजिडेंट। सिंपल सी कहानी है। पहले केस में क्योंकि मान रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट पर्पस बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट पर्पस, तो हमने माना एम्प्लॉयमेंट पर्पस गया, तो फिर भैया एक्सेप्शन केस लग रहा है, रूल नंबर 1 चेक करेंगे। तो रूल नंबर 1 चेक करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 137 डेज हो रहा था, तो इसका मतलब हमने भैया पहला केस चेक कर लिया, सेकंड इसकी जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब नॉन रेजिडेंट हो गया। दूसरा केस ये एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए नहीं गया, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कह रहा है कि अगर इस सिचुएशन ऐसा हो कि इंडिया से बाहर वो किसी लेजर ट्रिप के लिए जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करा गया कि भैया आप जो हो, आपके ऊपर फर्स्ट बेसिक कंडीशन चेक किया नहीं हुआ, आपके ऊपर हम सेकंड भी चेक करेंगे, तो सेकंड चेक करने से तो मुझे लग रहा है कि आपका हो गया है, तो आपका स्टेटस क्या हो गया, रेजिडेंट हो गया। क्लियर है, रेजिडेंट हो गया। आइए एक सवाल और है, फिर हम एडिशनल पे आएंगे।
फिर एडिशनल पे आएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो कहता है आर अ जर्मन नेशनल कम्स टू इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम 2020-21 में, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20-21, 21-22 और 22-23 और 23-24 ही विल स्टे इन इंडिया 156 डेज, 72 डेज, 183 डेज, 161 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब वो इंडिया में आ तो रहा था लेकिन कंटिन्यू नहीं रह रहा था, कुछ कुछ टाइम के लिए आ रहा था, कुछ टाइम के लिए नहीं आ रहा था। फर्दर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-25 ही इज इन इंडिया 84 डेज, और जो 24-25 ड्यूरिंग द ईयर है उसमें 84 दिन। यहां पे आपको गिनना नहीं है, गिन के दे रहे हैं ये। अब कह रहा है डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ आर, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए निकालना है। तो वेरी सिंपल, अब मैं सारे जितने भी ईयर हैं वो सारे के सारे ईयर को लिख लेता हूं और फिर मैं कर लूंगा। एक तो हमारा सबसे पहले कौन सा हो गया 2024 और 25 जो करंट ईयर है, इसमें कहता है वो कितने दिन रह रहा है 84 डेज। अब इससे पहले की बात कर रहा है, कब से ये, इससे पहले की बात करें हम तो 2023 और 24, 2022 और 23 और 2021 और 22 और 2020 और 21, ठीक है ना। तो करंट ईयर में अगर 180 ये सिर्फ 84 डेज रह रहा है तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन से तो बाहर ही हो गया। पहला बेसिक कंडीशन क्या कहता है 182 डेज रहना है, जबकि करंट ईयर में कितना रह रहा है सिर्फ ये, कितना, सिर्फ 84 डेज। तो पहला कंडीशन से ये बाहर, फर्स्ट बेसिक कंडीशन से बाहर है, क्योंकि ये आर जर्मन नेशनल है, इंडियन ओरिजिन वगैरह है नहीं कि बोलूंगा भैया नहीं भाई तुमसे पहले ही चेक करूंगा। तो भाई तुम इससे बच गए तो अब दूसरा चेक करेंगे। दूसरा क्या चेक करेंगे, क्या करंट ईयर में आप 60 डेज हो, तो हाँ भाई हो। अब पिछले 4 सालों का चेक करेंगे तो पिछले 4 सालों का डेट डाटा देता है ये कि भैया आपका है 156 दिन, इसमें 72 दिन, 183, 100, तो पिछले 4 साल हो गए ये। और इन पिछले 4 साल में हमारे रूल क्या कहते हैं, कितने दिन होना चाहिए, 365, 161, 183, 72, 156, 500। क्या इसने कंडीशन पूरी करी कि नहीं करी, कर दी। तो अब ये बन गया भैया रेजिडेंट। अभी लिखना मैंने बताया कि मैं लिखना बताऊंगा, अभी तो सिर्फ आंसर चेक करना। रेजिडेंट है, ये क्या है, रेजिडेंट है। समझ में आई बात आपको। चलो एक क्वेश्चन मैं दूं, एक क्वेश्चन दूं मैं, चलो यही क्वेश्चन है, रिक्की पॉन्टिंग का है। रिक्की पॉन्टिंग है, ऑस्ट्रेलियन है, आपको पता है भैया इंडिया का क्रिकेटर, बाहर का क्रिकेटर है। हैज बिन कमिंग इंडिया, हर साल 100 दिन के लिए भारत आता है फिर चला जाता है। कब से आ रहा है ये, 2010-11 से ऐसा कर रहा है। इसका डिटरमाइन करो रेजिडेंशियल स्टेटस 25-26 के लिए। क्या आपका आंसर अलग होगा अगर ये 100 के बजाय 110 दिन के लिए आता है, तो आप दोनों के केस में मुझे बताइए, दोनों केस में मुझे बताइए। अब देखो मैं बहुत स्लो इसलिए लेके चल रहा हूं, कुछ बच्चों को लगेगा सर बहुत धीरे धीरे करा रहे हो, तो समझाने के लिए एक बार आपको समझ में आ जाए ना, तो फिर आप जितना सोचोगे उससे तेजी से मैं कर दूंगा। लेकिन अभी पहले एक बार आपको चीजें समझ में आ जाए, नई नई चीजें हैं, तो इसलिए आपको स्लो पढ़ना पड़ेगा और यही सही तरीका है। फास्ट फास्ट करने से फायदा है, एक चीज भूल गए, और इनकम टैक्स में एक पॉइंट चूक हो गई ना, अगर एग्जाम में आपको 182 की जगह पे 183 डेज याद आ गया ना, और 365 की जगह 366 याद आ गया ना, आंसर गलत हो जाएगा वहीं पे। आप क्या सोचोगे साल, कुछ बच्चे कुछ ट्रिक याद रख लेते हैं तो उस हिसाब से। चलिए अब मैं आंसर जो बताया एक बार मैं खुद वेरीफाई कर देता हूं, और जिसका आंसर है वो इसके हिसाब से चेक कर लेंगे, जो आंसर है उसके हिसाब से क्या करेंगे, चेक कर लेंगे, फिर हम एडिशनल कंडीशन करेंगे। देखिए क्या कहता है, रिक्की पॉन्टिंग हर साल 100 दिन के लिए आता है। 100 दिन के लिए आता है, कब से आ रहा है, 2010-11 से। तो मैं यहां पे डेटा बना लेता हूं, 2010, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 23, और यहाँ 24, और नहीं 23, 24, 23,
24 और हमें निकालना है 24 और 25। यहाँ पे कितने दिन आया और यहाँ कितने दिन और इसके पीछे कितने दिन और इसके पीछे दिन और इसके पीछे दिन, यानी पूरी जितने भी टाइम जा रहा है कितने दिन के लिए, 100 दिन के लिए। लेकिन हम इतने पीछे जाके कुछ नहीं करना, 4 साल ही देखना होता है। तो सबसे पहले हमारा करंट ईयर ये वाला साल है, इस साल के अंदर क्या 182 डेज है? ये जवाब है नहीं है सर। तो ठीक है भैया 182 डेज नहीं है, और तो हम आपके ऊपर दूसरा बेसिक कंडीशन लगाएंगे। दूसरा बेसिक कंडीशन कहता है कि करंट ईयर में 60 डेज है, हाँ है, और पिछले 4 सालों में 365 दिन, तो 1 साल 100 दिन 200 दिन 300 दिन 400, तो कितने दिन हो गया 400 दिन। तो क्या इसने पूरा कर दिया 365 दिन? तो यस, तो इस केस के अंदर ये क्या होगा, रेजिडेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रेजिडेंट। कहता है विल योर आंसर इज डिफरेंट, अगर 110 दिन के लिए आता है इंस्टेड ऑफ 100 डेज तो कोई आंसर फर्क ही नहीं होगा, तब भी क्या होगा, ये रेजिडेंट होगा। इसी क्वेश्चन को मैं एक बार और एडिशनल कंडीशन के साथ कराऊंगा, पहले यहां तक क्लियर हुआ? तो हमारा तो दोनों केस में ही रेजिडेंट होगा। तो हम जो कर रहे थे, हमने क्या देखा कि भैया हमारा बेसिक कंडीशन है एनी इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज और 60 दिन वाली बात। एडिशनल कंडीशन में क्या कहता है कि यहां भी 2 कंडीशन चेक करेंगे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है कि ये या ये, यहां पे बोलता है दोनों चेक करेंगे। इस वाली जगह पे आपके दोनों कंडीशन होंगे तभी आप माने जाओगे, एक करके कोई फायदा नहीं है। बोला गया एटलीस्ट 2 टाइम रेजिडेंट इन लास्ट 10 ईयर। पिछले 10 सालों में अगर आप 2 बार रेजिडेंट हो जाते हो, और इसके साथ साथ अभी नहीं, अगर ये वाला पूरा कर दिया तो अभी बचे नहीं, अभी रुको, लास्ट 7 ईयर में 730 डेज स्टे करना होगा आपको। तब आप अगर ये दोनों पूरा करोगे ना, तब मानेंगे आपने एडिशनल कंडीशन पूरा किया। बेसिक में क्या है, कोई भी एक कर दो तो आप माने जाओगे बेसिक पूरा कर दिया, लेकिन एडिशनल में क्या है, दोनों। अब 2 बार रेजिडेंट का मतलब है कि 2 बार बेसिक कंडीशन पूरा करना चाहिए पिछले 10 सालों में। और 730 दिन तो आप काउंट कर ही सकते हो, जैसे कि यहां वाले पीछे वाले क्वेश्चन में वो तो गिनती है हमारी, ठीक है। तो सर ये दोनों कर क्यों रहे हैं? देखो हमारे पास रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो हमारे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक नंबर 1 पे जो रखा गया कि भैया आप होगे रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा आज के बाद ROR। आप ROR कब बनोगे? मैं बेसिक कंडीशन को सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं BC, और इसको लिख देता हूं मैं AC, ठीक है। तो ROR पता है कब बनोगे? जब आप 1 बेसिक कंडीशन पूरी करो और प्लस 2 एडिशनल कंडीशन पूरी करो। अगर आपने कोई भी एक बेसिक कंडीशन पूरा कर दिया रूल के अकॉर्डिंग और दोनों एडिशनल कंडीशन पूरा कर दिया, तो हम बोलेंगे भैया आप बन गए रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाओगे। आपका स्टेटस जो है वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी पक्के वाले इंडियन माने गए हो, और आपसे हर सूरत में टैक्स लिया जाएगा। आप बाहर कमाओ इंडिया में कमाओ, मतलब नहीं, आपसे टैक्स लेके छोड़ेंगे हम। दूसरा, आप होगे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा NOR। ये कब होगा? अगर आप एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दो प्लस 1 एडिशनल कंडीशन पूरी कर दो, या फिर आप नो एनी कंडीशन पूरी करो, नो एनी एडिशनल कंडीशन। मतलब अगर आपने एक एडिशनल कंडीशन पूरा कर दिया तो फायदा हुआ ही नहीं। आप 9वीं तक पढ़ लो तो कोई फायदा नहीं जब तक आपने 10वीं नहीं पढ़ा। तो समझ में आई बात? आप 3 साल नहीं पढ़ोगे तो कॉलेज का फायदा ही नहीं है आपका। तो सेम बोला गया भैया दोनों पूरी करोगे तो अगर आपने कोई भी एक बेसिक कंडीशन कंप्लीट करा और एडिशनल अगर एक भी कर रहे हो तो फायदा नहीं है। यानी जो बेसिक कंडीशन सिर्फ कंप्लीट करेगा और एडिशनल के दोनों नहीं करेगा, उसका स्टेटस क्या देंगे हम? NOR, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तीसरा भैया नॉन रेजिडेंट, कौन सा?
तो नॉन रेजिडेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा एनआर। तो नॉन रेजिडेंट वाले केस के अंदर आप क्या होगा, आप जीरो बेसिक कंडीशन पूरी कर रहे हो, यानी आप एक भी बेसिक कंडीशन भी पूरी नहीं कर पा रहे हो। जब आप बेसिक ही नहीं कर रहे हो तो मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा। तो आप क्या बन गए, नॉन रेजिडेंट बन गए। ठीक है ना, आप क्या बन गए, नॉन रेजिडेंट। क्या एडिशनल कंडीशन समझ में आया आपको? यानी अब हमारे पास कंडीशन में जब चेक करेंगे तो हमारे पास तीन स्टेटस अवेलेबल है, आर ओ आर, एन ओ आर, एन आर। आर ओ आर का मतलब कोई भी एक बेसिक कंडीशन और दोनों, और एनओआर का मतलब सिर्फ बेसिक करो, एडिशनल एक करो, चाहे ना करो फर्क नहीं पड़ता। और एनआर का मतलब आप कोई भी कंडीशन ही नहीं पूरी कर पा रहे, बेसिक ही नहीं कर पा रही, तो आगे तो हम क्या चेक कर रहे हैं आपका, तो आप क्या बन जाओगे, नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, नॉन रेजिडेंट बन जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आई क्या बात करी मैंने? आप क्या बन जाओगे, नॉन रेजिडेंट। अब सर ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो एटलीस्ट 2 टाइम रेजिडेंट होना चाहिए, लास्ट कब में, लास्ट 10 ईयर में, या फिर 730। तो ये तो हमें काउंट करना इजी है। 2 टाइम कैसे होगा, 2 टाइम मतलब 2 बार आपको ये वाली, ये या ये कोई भी कंडीशन उसके ऊपर फुलफिल होना चाहिए, कब, लास्ट 10 ईयर में। तो चलो एक क्वेश्चन के ऊपर हम करके पहले ट्राई करेंगे, फिर हमें ये समझ में आएगी बात। ठीक है ना, तब भी नहीं होगा। वहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, एंड। एंड जहां पे लिखा है मतलब दोनों करो, और जहां और लिखा है तो ये या ये करो आप। ठीक है, और यहां पे भी इसलिए मैंने क्या लिखा है, वर्ड, मतलब दोनों ही करना होगा आपको। देखो अभी रिक्की पॉन्टिंग वाला जो सवाल आया था, उस रिक्की पॉन्टिंग को ही हम ऐसे भी कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास साल, इसलिए मैंने पूरा साल लिखा था, क्योंकि उसके अंदर ये क्वेश्चन जो पूछा गया था अभी तक जितना सिखाया था उसके हिसाब से तो आपने बिल्कुल सही जवाब दिया था, उसके हिसाब से एकदम आपने सही जवाब दिया था। लेकिन अब आगे हम बढ़ते हैं, और भी कुछ कहता है, इसका क्या निकालो, डिटरमाइन रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है ना, तो अब जो फाइनल रेजिडेंशियल स्टेटस है जो अब हम सीख रहे हैं यही निकलेगा, क्योंकि हमें सारा चेक करना होगा। तो आइए चलिए चलिए चलिए, करंट ईयर में, क्योंकि ये 182 डेज वाला कंप्लीट नहीं कर पा रहा तो किस वाले में जाएंगे, 60 ईयर, वही वाला है, 100 दिन हर साल आ रहा है, 60 डेज, और फिर 100 दिन, और फिर 100 दिन, और फिर 100 दिन, और फिर 100 दिन। यानी करंट ईयर और पिछले 4 साल में, तो ये तो आर तो हो गया। ठीक है, मतलब एक बेसिक बेसिक कंडीशन, वन बेसिक कंडीशन जो है वो कंप्लीट कर लिया, और कौन सा बेसिक कंडीशन, सेकंड वाला। ठीक है, अब एडिशनल कंडीशन क्या कहता है, एडिशनल कंडीशन कहता है 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए 10 सालों में। तो पिछला 10 साल स्टार्ट यहां से होगा, तो इसमें फिर से 60 दिन हो गए, और फिर से पिछले 4 साल में जाएंगे, तो फिर से पिछला 4 साल अगर काउंट करूं मैं, तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, और 4 साल, तो फिर से 400 दिन हो गए, और करंट ईयर में हमारे इस साल में 60 डेज भी हो रहे हैं, तो यानी एक बार रेजिडेंट भी हो गया फिर से ये। अब फिर से उससे पीछे जाओ, अब यहां पे चेक करेंगे, तो इसके लिए हम जो पीछे के 4 साल जाएंगे वो कौन कौन से जाएंगे, यहां पे चेक करने के लिए कोई भी होना चाहिए 10 साल, तो यहां से चेक करना चालू करेंगे, फिर से 100 दिन, 100 दिन, और 100 दिन, और एक इसका 100 दिन, और ये हमारे लिए अब करंट ईयर माना जाएगा, और यहाँ पे 60 से तो हमारा ग्रेटर ही है, तो फिर से पूरा कर दिया, तो सेकंड बार भी ये क्या हो गया, रेजिडेंट हो गया, यानी एडिशनल कंडीशन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट कर गया ये। समझ रहे हो? एडिशनल कंडीशन नंबर 2 क्या कहता है कि आपको 730 दिन रहना है पिछले 7 सालों में। तो अगर मैं पिछले 7 साल की बात करूं तो यहां से काउंट होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, और एक यहाँ पे 100, 7 साल, तो पिछले 7 सालों में तो कितने दिन रह रहा है वो, 700 दिन। तो और रूल क्या कहता है कितने दिन रहना चाहिए, 730 दिन। तो सेकेंड एडिशनल कंडीशन कंप्लीट नहीं कर पाया, सेकेंड एडिशनल कंडीशन जो, सॉरी, सेकेंड एडिशनल कंडीशन जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाया। तो ये सिर्फ क्या कर पाया, ओनली बेसिक कंडीशन। जब सिर्फ और सिर्फ वन बेसिक कंडीशन करता है तो भाई तुम्हारे लिए हमारे पास स्टेटस है NOR हुआ। समझो बात, क्या बन गए आप, NOR। समझे? हाँ तो देखो बेसिक कंडीशन। अच्छा पीछे चेक करना है, अभी लिखवा देता हूं मैं।
अब स्टूडेंट का कहना है कि भैया हमें ना फिर से फर्स्ट वाला एडिशनल कंडीशन बता दो। ओके, पहले एक बार आप रूल को एक बार ध्यान दो। 10 साल में 2 बार, अब 2 साल में ही 2 बार करके तो जरूरी थोड़ी है 10 देखेंगे, और 7 साल में 730 दिन। तो डेफिनेटली मुझे पता था यहां डाउट आएगा ही आएगा, दैट्स वाई मैंने क्या करा, एक बार और कह रहे हैं कि ये बता दो तो मुझे सही रहेगा। ठीक है, चलो फिर से एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो और इस बार फाइनल दोनों का ही कर लेंगे। ठीक है, पहले मैं एक बार ईयर लिख लेता हूं पूरा, कब से आ रहा है, 2010-11 से। वैसे मुझे पिछला 10 साल ही काउंट करना चाहिए, तो 10 साल अगर काउंट करता हूं तो 24-25 से 10, आप 24-25 से पीछे जाते हो तो मेरे ख्याल 10-11 वही 10-11 ही है। ठीक है, चलो नहीं 10-11 क्यों होगा, 15-16 होगा, चलो मैं 10-11 लिख देता हूं। 10 और 11, 11 और 12, 12 और 13, हर किसी में कितने कितने दिन आ रहा है, ये लो डेज, कितने दिन आ रहा है, 100 दिन, 100 दिन, 100 दिन, 13 और 14, मैं पूरी डिटेल लिख रहा हूं, 100 दिन, 14 और 15 कितने दिन, 100 दिन, 15 और 16 कितने दिन, 100 दिन, 16 और 17 कितने दिन, 100 दिन, 17 और 18 कितने दिन, 100 दिन, 18 और 19 कितने दिन, 100 दिन, 19 और 20 कितने दिन, 100 दिन, 20 और 21 कितने दिन, 100 दिन, 21 और 22 फिर से कितने दिन के लिए आया, 100 डेज, 22 और 23 कितने दिन के लिए आया, 100 डेज, 23 और 24 के लिए कितने दिन के लिए आया, 100 डेज, 24 और 25 जो जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितने दिन, तो इस वाले दिन, इस साल के लिए हमें रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। ठीक है ना, इस साल के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। रूल, रूल कहता है आप एक बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन की दो बातें, या तो 182 डेज करो या 60 डेज एंड 4 ईयर में 365 डेज। सेकंड है हमारा एडिशनल कंडीशन, जहां पे 2 टाइम रेजिडेंट होना पड़ेगा 10 ईयर में, और सेकंड जो एडिशनल कंडीशन है 730 दिन रहना होगा लास्ट 7 साल में। ये रूल है जो कि आप देख भी पाओ। हमें सबसे पहले चेक करना है बेसिक कंडीशन, तो बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है, 182 दिन, तो 182 डेज वाला ये कंडीशन कंप्लीट नहीं कर पाया, दैट्स वाई अब इसके ऊपर सेकंड लगाएंगे 60 डेज वाला, तो 60 तो रह गया। अब पिछले 4 सालों में हमें चेक करना है कितने दिन, तो पिछले 4 साल अगर मैं इसके लिए काउंट करूं तो 1 2 3 4 ये बनते हैं इसके पिछले 4 साल, और ये पिछले 4 सालों में 400 दिन रह रहा है, तो इसका मतलब इसने कंप्लीट कर दिया कौन सा, बेसिक कंडीशन, तो इसने ये वाला कंडीशन कंप्लीट कर दिया है। तो आप ध्यान रखना इस केस के अंदर इसने क्या करा, फर्स्ट बेसिक कंडीशन जो था हमारा डन कर दिया। अब हमें एडिशनल कंडीशन की तरफ बढ़ना चाहिए। एडिशनल कंडीशन कहता है पहले 2 बार रेजिडेंस चेक करो, तो 2 बार जब हम रेजिडेंट चेक करेंगे पिछले 10 सालों में, तो एक बार पहले इस साल का चेक करो आप, तो इस साल में फिर से अगर 182 दिन होता तो बात बन जाती, लेकिन अब 60 डेज वाला ही चेक करेंगे एक, और फिर हम इससे पीछे जाएंगे 4 साल, तो इससे पीछे 4 साल जाएंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे जाके इसका 4 साल बनता है। तो यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक आते हो 4 साल, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फिर से ये कितने दिन रह रहा है, तो यानी इस साल 2023-24 में भी उसका स्टेटस बन गया आर, यहाँ तो ये आर था ही था, यहाँ पे भी रेजिडेंट हो गया, समझ में आई। उसके बाद हमने इस साल में चेक किया ना, अब इधर आ जाता हूं मैं, अब इस साल में भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि पिछले 10 के अंदर आप इसमें इसमें किसी में भी चेक कर सकते हो, तो इसमें चेक कर सकते हैं। तो इसमें जब मैं चेक करने गया तो फिर से 100 दिन ही है, तो मैं 60 चेक करूंगा, और फिर से मैं पीछे कहाँ चला जाऊंगा, पीछे मैं चले जाऊंगा 4 साल में, तो हमारा 1 2 3 4
तो यहां से लेके यहां तक में कितने डेज रहा फिर मैं कैलकुलेट करूंगा, दैट इज 400। तो यानी इस साल में भी क्या बन गया हमारा, ये आर बन गया। तो आप देखो इसमें भी आर था, इसमें भी आर है और इसमें भी आर है। तो ये यहां और यहां पिछले 10 साल की तो छोड़ो, पिछले 2 साल में ही वो क्या हो गया, 2 बार आर हो गया। रूल क्या कहता है कि आपको 2 बार चेक करना है। आपका मन करे आप पूरा ही चेक कर लो, 10 बार करो, 8 बार करो, तो उसका फायदा है नहीं। तो 2 बार हो गया, यानी इसने ये वाला रूल भी कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि पिछले 7 सालों में आपको कितने दिन रहना है भाई, 730 दिन। तो अगर मैं सेकंड कंडीशन के ऊपर जाऊं, सेकंड कंडीशन के ऊपर जाऊं तो पिछले 7 साल की बात करते हैं। तो जो पिछला 7 साल होगा वो यहां से चालू होगा। 1 साल मैं टिक कर रहा हूं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, यानी यहां से लेके आप चेक करोगे और ये पिछले साल तक, यानी यहां तक ये हमारा पिछला साल है। तो अगर यहां से यहां हमने चेक किया तो ये तो सिर्फ 700 डेज ही बने। इसका मतलब इसने सेकंड एडिशनल कंडीशन कंप्लीट नहीं कर पाया। दैट्स वाई अगर ये दोनों करता तब इसका कुछ मीनिंगफुल था, अगर दोनों में से एक करा तो भैया तेरा ये करना भी बेकार हो गया। तो तूने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही किया, इसलिए तेरा स्टेटस अब होगा NOR। समझ में आई बात आपको? देवाशीष बताइए समझ में आया? आया या नहीं आया? आ गया। फिर मैं सेकंड रिकी पॉन्टिंग दूसरा 110 दिन के लिए रहता है उसका चेक करूंगा। क्लियर है? अब रिकी पॉन्टिंग कितने दिन के लिए रहता है, 110 दिन के लिए। तो मैं थोड़ा यहां स्पेस बना लेता हूं। लिखना मैं अभी सिखाऊंगा, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उस नोट्स को रख के और एक एक कंपेयर करके फिर मैं सिखाऊंगा। अब आ जाओ, अब दूसरा रिकी पॉन्टिंग के लिए। तो रिकी पॉन्टिंग के केस में क्या होगा, फिर से उसके लिए करंट ईयर कौन सा माना जाएगा, मैं एरो बना देता हूं, ये इसके लिए करंट ईयर माना जाएगा। तो इसके अंदर वो कितने दिन रह रहा है भैया, 60 दिन। और क्योंकि 110 दिन रहता है तो 110 दिन हमारा 60 से तो ज्यादा ही है। क्या कह रहा था वो, कितने दिन रहेगा, 110, 60 से तो ज्यादा ही, 182 तो है नहीं जो कि मैं बोलूं। और पिछले 4 साल की मैं बात करूं तो इसके लिए पिछले 4 साल कौन से माने जाएंगे, ये वाले। अरे 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 अरे, ये तो बहुत बेकार हो जाएगा। चलो पिछले 4 साल की बात करें तो एक तो ये वाला पिछला 4 साल होगा, ठीक है। फिर एक ये वाला होगा, 2 3, हाँ सीधा ही हो गया, 1 2 3। और ये यहाँ पे इसका पिछला 4 साल माना जाएगा जिसके अंदर वो कितने कितने दिन रह रहा है, 100 दिन रह रहा है। तो इसका मतलब ये हो गए टोटल इसके कितने दिन, 400 दिन। एक छूट गया, अच्छा 110 है, हाँ मैं भूल ही गया, कितने दिन है, 110 है। तो 110, 110, 110 और 110, तो कितने दिन रह गया। रूल कहता है भैया 365, आप तो उससे ज़्यादा ही रह रहे हो, यानी आप यहाँ पे भी पहला बेसिक कंडीशन कंप्लीट करके आर वाला पॉइंट तो कर ही रहे हो, बेसिक कंडीशन कंप्लीट। अब 2 बार एडिशनल कंडीशन कंप्लीट करना है, दो। पहला एडिशनल कंडीशन क्या कहता है, 10 साल में 2 टाइम रेजिडेंट। तो आपको मेरे हिसाब से समझ भी आ रहा होगा सर ये तो हो ही रहा है 2 बार, जब पहले 100 में हो गया तो इसमें भी हो ही जाएगा, क्योंकि इसके अंदर फिर आप क्या चेक करोगे, 60, और फिर पिछले 4 साल में इसके और एक ऊपर 110 चेक करोगे तो फिर 400, तो इसमें भी हो जाएगा, यानी 2 टाइम हो गया। मेन मुद्दा चेक करने वाला कौन सा है, 730 वाला, वो नहीं कर पाया था। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर पिछले 7 सालों को देखें, अब देखो जो मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, पिछले 7 सालों की बात करूं, ये वाले जो हैं, तो पिछले 7 सालों में अब यहाँ पे तो 100 दिन था, लेकिन यहाँ तो 110 दिन रह रहा था ना भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर इसको टोटल करते हो करंट ईयर को छोड़ के पिछले 7 साल, तो 730 डेज बन रहे हैं, जो कि सॉरी 70 डेज बन रहे हैं, और रूल कहता था 730, यानी इसने ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। तो भैया सेकंड केस में तुम्हारा स्टेटस बन जाएगा ROR, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा, क्योंकि सेकंड में आपने ये कंप्लीट कर दिया। समझ में आई बात? कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ में आया आपको? कैलकुलेशन वाला कैसे करना है, किसी को डाउट है तो बताइए जल्दी जल्दी फटाफट, जितने बच्चे लाइव हैं डाउट है तो बताइए। इस चीज को ना हम आधे घंटे में भी कवर अप कर सकते थे, लेकिन फिर वो मैं पढ़ाता और आप सीखते कि नहीं सीखते गारंटी नहीं है, लेकिन इस टाइम पे आपको समझ में आ गया कि एक्चुअल क्या है।
ठीक है ना। तो मेन पर्पस है लंबी क्लास होने का और रखने का पर्पस है कि भैया आपको एक बार समझ में आ गया ना तो फिर आगे मेरा काम आसान हो जाएगा। चैप्टर अगर स्टार्टिंग में मैं टाइम ज्यादा देता हूं ना तो एंडिंग ईजी होता है मेरा, और अगर मैं स्टार्टिंग में कम टाइम दूं तो एंडिंग में हर सवाल आप पूछ लोगे मेरे से, सर इसका भी बता दो, इसका भी बता दो, इसका भी बता दो, तो वो दिक्कत हो जाती है। चलिए अगर हम एक और सवाल देखें, ये वाला आपको होमवर्क में देते हैं, दे होमवर्क में ये, ठीक है। कहता है एक्स कम्स टू इंडिया फ्रॉम अमेरिका द फर्स्ट टाइम, पहली बार आया 10/10/24 में। ही रिटर्न टू हिज होम कंट्री आफ्टर द स्टेइंग इंडिया, कितने 5/7/2025, विल बी द रेजिडेंट इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। तो पहली बार इंडिया में आया, और तो फिर वो वाली बात तो होगी ना, इसमें सिर्फ या तो रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा, ये दो ही चीजें चेक होगी। तो ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा, टैक्स पे और नॉट, डाउट रिगार्डिंग टैक्स पे और नॉट, इसके लिए अलग से अभी नहीं, जब हम अगली क्लास में और भी हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कुछ नोट्स, तो अगली क्लास में ही मैं कोशिश करूंगा कि भाई टैक्स कौन कौन देगा, किस कंडीशन में टैक्स देगा, यानी कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम कैसे करेंगे। तो टोटल इनकम निकालने के लिए क्या अमेरिका में रह रहा है, वहीं पे इसका मकान है, वहीं से रेंट कमा रहा है, वहीं रिसीव कर रहा है, तो इंडिया में टैक्स देगा। अमेरिका में रह रहा है, घर भी वहीं पे है, लेकिन पैसा इंडिया में ले लिया, तो क्या टैक्स देगा। तो वो सारी चीजें हमारी अगली क्लास में जाएगी कि कैसे हमारा टैक्स लेगा। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस में भैया तू है क्या, तेरा स्टेटस क्या है, उसके बाद हम इसकी टोटल इनकम निकालना सीखेंगे। ये देखिए, ये भी आपका होमवर्क में दूंगा मैं, ठीक है ना। अमेरिकन है, फर्स्ट टाइम इंडिया 3/10/23 को आया था रिटर्न, और ये डेट वेट दे रखा है, तो इसको ध्यान से कैलकुलेट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये भी मैं क्या दूंगा, क्योंकि 2-3 सवाल आपको मिल जाएंगे, तो मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा और आप कैलकुलेट कर भी पाओगे। अगली क्लास के अंदर मैं इसके 10 ईयर के सवाल करूंगा, जिससे कि आपको क्लियरिटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बुक के अंदर जितने भी सवाल हैं वो तो हम कर ही लेते हैं। तो मेरा कोशिश है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो बुक के तो कर ही लोगे, मैं 10 ईयर वाले भी करा दूंगा, लास्ट ईयर जो एग्जाम में पूछे गए हैं 5-6 सवाल अगर उसके कर लेंगे तो हमारे मच एंड मच क्लियरिटी हो जाएगा। फिर हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि भैया हम तो अब कर ही सकते हैं। इसको भी होमवर्क में देते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट मेन समझ में आना चाहिए कि क्या कह रहा है, और ये छोड़ दो, ये 15 लाख रुपए ये तो अजम्पशन वाले केस में आ गया, जिसमें इनकम आ गया वो अजम्पशन। तो 3 क्वेश्चन मैंने 4 क्वेश्चन दे दिया ना होमवर्क में। तो अभी तक के अगर मैं क्लास को कंक्लूड करूं, तो कंक्लूड करने में क्या है कि भैया हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड्स करता है पर्सन के सिटीजनशिप पे नहीं, उसके रहने के ऊपर कि कितने दिन वो इंडिया में स्टे करता है। और टैक्स जो दिया जाता है वो अकॉर्डिंग टू रेजिडेंशियल स्टेटस दिया जाता है, ना कि सिटीजनशिप के हिसाब से दिया जाता है। अब रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए बेसिक कंडीशन गवर्नमेंट ने बनाया, और एक बनाया हमारा एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन में 2 पॉइंट रखे गए। बेसिक कंडीशन 1 कि आप अगर 182 डेज इंडिया में कंप्लीट करते हो करंट ईयर में, तो मान दिया जाएगा बेसिक कंडीशन कंप्लीट। अगर आप ये नहीं कर पाए तो एक और बेसिक कंडीशन चेक किया गया, 60 डेज और 365 डेज लास्ट 5 ईयर में कंप्लीट करते हो तो ठीक, अगर दोनों ही नहीं कंप्लीट करते हो तो आप बन गए नॉन रेजिडेंट। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस है जहां पे हम सिर्फ आपसे फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही चेक करेंगे। अगर आप इंडियन ओरिजिन हो, अगर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जाते हो, या फिर आप क्या हो, आप क्रू मेंबर हो इंडियन शिप के ऊपर, तो ऐसे सिचुएशन में आपका सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंडीशन 1 चेक किया जाएगा। एडिशनल कंडीशन चेक करने के लिए कहता है पिछले 10 सालों में, करंट ईयर को छोड़ के पिछले 10 सालों में 2 टाइम अगर आप रेजिडेंट होते हो तो मानेंगे फर्स्ट एडिशनल कंडीशन आपने कंप्लीट कर लिया। अगर आप पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहते हो तो मानेंगे सेकंड कर लिया। अगर आपने फर्स्ट बेसिक कंडीशन और कोई भी एक और दोनों एडिशनल कंडीशन कर दिया तो आपका स्टेटस हो जाता है ROR, रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर आपने फर्स्ट बेसिक और कोई भी एडिशनल एक या कोई भी करो ही मत एडिशनल, तब आपका स्टेटस बन जाता है NOR, नॉट ऑर्डिनरी
रेजिडेंट, अगर आपने कोई भी रेजिडेंट वाला कंप्लीट ही नहीं करा, बेसिक ही नहीं कंप्लीट करा, तो आपका स्टेटस बन जाता है नॉन रेजिडेंट। क्या यहां तक हर एक स्टूडेंट को एक एक पॉइंट क्लियर हो गया? हमने एग्जाम्पल के साथ भी क्या, अगर फॉरेन एजेंट इंडिया में फॉर विदेशी दूतावास में रह रहा हो, हाँ, तो उसके ऊपर अगर देखो इंडिया में रह रहा है तो उसके ऊपर भी यही रूल लगेगा। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर हम कोई अलग से एक्सेप्शन केस लगाएंगे उसके लिए भी, क्योंकि अगर, हाँ, एक चीज याद रखना, आपको एक चीज मैं समझा दूं, कई बार ना, आप जैसे कई बार फॉरेन का पूछ रहे हो, तो होता क्या है, रूल जनरली क्या होता है कि अगर मान लो दिल्ली के अंदर, अगर माने दिल्ली के अंदर कोई इंडियन एम्बेसी है, जहां पे आपने बताया दूतावास यानी इंडियन एम्बेसी है, तो ऐसे सिचुएशन में जिस एरिया में है वो इंडिया का एरिया नहीं माना जाता, वो एरिया माना जाता है हमारा कि फॉरेन वालों का ऑक्यूपाई है। ऐसे अगर हमारा अमेरिका में है तो अमेरिका के केस में माना जाएगा कि वो अमेरिका का एरिया नहीं है, वो हमारा एरिया है। ये कुछ इनके ट्रीटी होते हैं, उस बेस के ऊपर ये चलता है। नहीं, आज बुक भी अभी नहीं आई है, आज भी मैंने एक वीडियो बनाया और बता दिया बुक नहीं आई है फिलहाल। जैसे ही बुक आ जाएगी मैं आप सभी को सबसे पहले इंटीमेट करूंगा। मैनेजमेंट अकाउंट की बुक आ चुकी है, इनकम टैक्स की अभी बुक मार्केट में ना तो बीके सिंघानिया आया ना तो ग्रीस आहूजा आया, बट डोंट वरी, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको सारे नई बुक के अकॉर्डिंग ही दे रहा हूं, और होमवर्क में आपको ये फोल्डर मिल जाएगा। लास्ट 10 ईयर में जितने क्वेश्चन होंगे क्या सारे न्यू रूल्स रिज्यूम, बिल्कुल मैंने 10 ईयर अपडेट करने का मतलब ही तो ये है ना कि मैं सब कुछ बिल्कुल नए के हिसाब से करूं। 10 ईयर जब बनाया गया तो 10 ईयर दूसरे वाले सब्जेक्ट्स में तो चल जाता है, इनकम टैक्स में नहीं चलता। इनकम टैक्स में हमें एक एक पेज को चेंज करना पड़ जाता है उसके अंदर, कि भाई सारे डेट्स चेंज करने हैं, सारे रिज्यूम चेंज करने हैं, आंसर उसके हिसाब से चेंज करने हैं। तो यही तो खास बात है कि आप जब 10 ईयर पढ़ोगे तो होंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन, पैटर्न वही होगा, डेट्स और कैलकुलेशन का तरीका नए रिज्यूम के हिसाब से कराया होगा। मैनेजमेंट अकाउंट्स के बुक्स का लिंक्स आपको चैट में मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा, और आपके चैट ग्रुप पे डाल दिया था। चैट ग्रुप पे डालोगे तो आपका पिन करा होगा सबसे ऊपर, और वहां पे जाके क्लिक करके सीधा अमेज़न से बाय कर सकते हो। अभी तक किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है यहां तक? क्लियर है सारा का सारा कि भाई क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, नहीं पढ़ा? तो हम आज क्या पढ़ रहे थे, न्यू चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या था भाई, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो पहले अभी स्टेटस चेक करेंगे, उसके बाद इनकम को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए फिर, क्योंकि इसके बाद के क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिया, सेकंड वाला कराऊंगा तो फिर उसके लिए मुझे पूरा 1.5 घंटा चाहिए उसको समझाने के लिए, तो वो तब करेंगे। अभी के लिए आपका इतना ही, और आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और मैं अगर देखूं ना ध्यान से, तो अभी आज की क्लास में मैंने लिखना नहीं बताया, सिर्फ क्या करना बताया, कैलकुलेट। अगली क्लास के अंदर मैं लिखना भी बता दूंगा, कैसे लिखा जाए प्रॉपर वे में, आप किस तरीके से डेकोरेट करके लिखो तो कि आपको पूरा मार्क्स मिलेगा एग्जाम में, ठीक है ना? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास आपका सेम टाइम पे यूजुअली जैसे चलता आया है, और अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सेम टाइम पे। नोटिंग जरूर करिएगा और ये होमवर्क में क्वेश्चन ट्राई करिएगा, अगली क्लास में मैं इसके आंसर्स आपको दे दूंगा, और होगा तो मैं या तो आंसर के सॉल्यूशन ही अपलोड कर दूंगा जिससे आपको इजी रहे।